नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि आप जितना हो सके सुखविंदर सिंह जी की आर्थिक मदद करें और आप लोगों ने की भी। तो उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, ऐसी अपील मैंने आज तक किसी के लिए नहीं की थी, लेकिन सुखविंदर जी की स्टोरी ऐसी है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। दोस्तों, मेरी सुखविंदर जी से भी बात हुई और उन्होंने भी ये बोला है कि जिन लोगों ने भी उनकी इस मुश्किल समय में मदद की है, उन सभी को मैं धन्यवाद बोलूं। दोस्तों, अभी उनके पास इतना पैसा आप लोगों ने भेजा है कि 4-5 महीने तक उनके घर का खर्चा आराम से चल सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम उनकी इतनी मदद कर सकें कि अगले 1-2 साल तक कम से कम उनको पैसे की चिंता ना हो। इसीलिए ये मदद का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इस वीडियो पर कमेंट करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, ताकि सरकार में उच्चतम स्तर पर बैठे लोगों तक ये पहुंच सके और सुखविंदर जी को एक उचित सुरक्षा प्रदान की जाए। धन्यवाद। ये जो उग्रवादी थे उनसे लड़ने की शुरुआत कैसे करें, इस दुविधा में थे आप, तो मतलब शुरुआत हुई कैसे? तो फिर भगवान ने ही ऐसा रास्ता बनाया कि उग्रवादियों के ही हथियार उन्हीं पर चलाए हम्म। और उन्हीं के सिरों पर रखा हुआ इनाम लिया। उसी से फिर हमने ग्रुप बनाया इंडियन अलायंस, और आतंकवाद की एक बार तो हमने कमर तोड़ दी पूरी। ये अलग बात है कि 2007 से दोबारा फिर पनपना शुरू हो गई है। आप तो बहुत तेजी से चल पड़े। अब ये बताइए कि इंडियन लायंस जो बना उसकी शुरुआत कैसे हुई? ये तो आपने देखिए पूरा 2007 में पहुंच गए, ये तो 2 घंटे की कहानी है कम से कम। चलो, ऐसा हुआ कि ना तो हमारे पास पैसे इकट्ठे हो रहे थे और ना ही हम हथियार ले पा रहे थे, मगर मीटिंगें हमारी रोज़ जारी थी। वो अपने अरोड़ा की दुकान आपको बताया, वो हमारा पक्का ठिकाना था, बचपन से ही ठिकाना था वो। मैं, हरीश और भी कई लड़के वहीं, मुकेश भी वहीं बैठता था हमारे साथ। हमने फिर पैसा इकट्ठे किए थोड़े बहुत, फिर हथियार लेते हैं, पैसे इकट्ठे करते, पैसे इकट्ठे किए, हथियार लेने के लिए गए उत्तर प्रदेश में। मगर वहाँ वही देसी कट्टे वट्टे, कारबाइनें भी थी, इंग्लिश वाले भी थे। और उस टाइम तक तो आतंकवादियों के पास तो AK-47 था। हाँ, तो ये कट्टों तो से कहाँ लड़ते? हाँ हाँ, AK-47 आ चुकी थी काफ़ी सारी, मगर वो इतने सब ग्रुपों के पास नहीं आई थी, थोड़े ग्रुपों के पास वो आ चुकी थी। अब वहाँ कारबाइनें लो तो पैसे ज़्यादा मांगते थे। अब पैसे हमारे पास थे नहीं, वापस आए, करते करते सोचते रहे भी कैसे करेंगे, कहाँ से आए। अब लोगों के पास मदद मांगने जाते थे, भी हमने बदला लेना है। अब इतना हमें ना तो हमें राजनीति आती थी, ना हमें इतनी सीधे सीधे हम क्या कहते हैं झटका दिमाग है, इतने कोई सुलझे हुए भी नहीं थे। किसी के पास मदद मांगने जाते थे कि हमारी मदद करो, हमने हथियार लेने हैं, अरे लोग डर के मारे भाग जाते थे, वो बात ही नहीं करते थे हमसे। आपने उग्रवादियों से लड़ना, बताया भी था कि जिन जिन लोगों के पास गए जो बहुत दहाड़ते थे, उन लोगों के पास भी गए जो कुछ नहीं हुआ। खालिस्तान के खिलाफ मुखर होके बोलते थे दिल्ली में। लेकिन जब बात आई लड़ने की तो नहीं, कोई नहीं खड़ा हुआ। फिर हमने एक दिमाग में आया कि एक ट्रैवल एजेंट है दिल्ली में, कपूरथले का ही था। हमने सोचा भी उसको बोलते हैं पैसे का, तो 1 लाख रुपया उसको बोला हमने, 1 लाख रुपये दे दो। वो मान गया देने के लिए, कह रहा हाँ दे देता हूँ, क्योंकि उसको पता था कि मेरा नाम है अपने एरिया में, लोग डरते भी थे मेरे से। हालांकि मैंने ज़िंदगी में डराया नहीं किसी को भी, डराया सिर्फ उग्रवादियों को ही है मैंने। आम पब्लिक को या किसी को मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं डराया था। बस वो उससे 1 लाख रुपए लेने आए, वो उसने 1 लाख रुपए देने के लिए टाइम दे दिया हमें, भी 2-4 दिन में या 10 दिन में मैं तुम्हें दे दूँगा। और जिस दिन हम लेने गए तो उस ट्रैवल एजेंट ने नहीं कुछ किया, कोई और था ट्रैवल एजेंट के साथ, जिसको पता था कि ऐसे ऐसे वो उग्रवादी हैं, वो आने वाले हैं पैसे लेने। अब उनके लिए तो उग्रवादी थे ना हम। तो उसने यहाँ दिल्ली पुलिस को फिर से खबर कर दी। दिल्ली पुलिस ने फिर हम तीनों को पकड़ लिया, पकड़ के हमारे ऊपर केस डाल दिया ऐसे फिरौती मांगने का, और फिर हमें उन्होंने तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। अच्छा। और तिहाड़ जेल जब पहुँचे हैं तो 2-1 महीने बाद फिर बम्बई की पुलिस आ गई, वो जो बैंक रॉबरी वाला केस था, जो बैंक लूट के आए थे आप? हाँ, जो 84 का जो लूटा हुआ था। अच्छा। पहले तो बम्बे पुलिस नहीं ले गई थी, आई हुई थी बम्बे पुलिस, मगर उस दिन कोर्ट ने क्या किया था कि उन्होंने देखा पंजाब वालों के मुकदमे ज़्यादा हैं, बम्बे वालों का एक है, तो पंजाब पुलिस को रिमांड दे दिया था।
तो बम्बई पुलिस लेके नहीं गई थी। तो जब वो सारे खत्म हो गए, अब दिल्ली वाले ने पकड़ लिया, तो भी मुंबई पुलिस भी आ गई। हाँ, अब वो दिल्ली वालों ने वायरस कर दी ना, इनको तो पता था कि बम्बई का केस इसका पेंडिंग है। तो फिर बम्बई वाले भी आ गए। भाई इन्हीं 6 महीनों के दौरान जो तिहाड़ जेल में रहा हूँ, तो फिर वो बम्बई भी ले गए। तो बम्बई जाकर वो भी केस डिस्चार्ज हो गया हमारा। क्योंकि मुंबई का जो केस होता है ना, वो पहले हमेशा आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। अच्छा। अगर आइडेंटिफिकेशन परेड में वो जो गवाह कह दे कि हाँ यही है, तो केस चलता है, ये तो नहीं चलता है। अच्छा, तो फिर उन्होंने आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया? आइडेंटिफाई उन्होंने किया, कह रहे नहीं है। कोर्ट के अंदर वो मुकर गए सारे, तो जज ने वो केस डिस्चार्ज कर दिया। तो हम लोग फिर यहाँ दिल्ली से जो वापस आ गए तिहाड़ में, फिर यहाँ से तिहाड़ से छूट के फिर कपूरथला, फिर वही हमारे अरोड़ा की दुकान चाय की मीटिंगें फिर शुरू। मिशन नहीं भूले थे हम, ना गुस्सा शांत हुआ था, बस ठान रखी थी कि हाँ किसी ना किसी तरह करना है। कोशिश करते थे। फिर एक तरह से भगवान पे छोड़ी हुई थी। भगवान को तो हर वक्त ही साथ रखते थे कि भाई भगवान तूने ही करना है, पहले भी तूने ही करना है, तूने बचाया, सब कुछ तूने ही किया। एक दिन क्या हुआ आपको पता है, बताया मैंने कि जेल से जो लोग थे वो कितना प्रेशर डालते थे मेरे ऊपर कि हमारे साथ चलो, मगर हम नहीं गए थे और जाना भी नहीं था। क्या हुआ कि उन्हीं दिनों जो भी कोई उग्रवादी मारा जाता था पुलिस के हाथों, तो उसका जो भोग होता है, उसको सम्मान, उसके सम्मान समारोह जो मनाए जाते हैं, उसमें उसके भोग वगैरह डाले जाते थे। तो उसके लिए अखबारों के अंदर बड़े बड़े पोस्टर छपते थे और उन पोस्टरों में उन लोगों की फ़ोटो होती थी जो लीडर उसके भोग में पहुंचते होते थे। वो सब अखबारों में छपता था, ख़ासकर पंजाबी की अखबारों में वो छपते थे, जिसमें डिटेल होती थी कि ये फ़लाने हमारे सिंह जो है ये शहीद हो गए हैं, इनका जो भोग समारोह इस तारीख को इस जगह पर मनाया जाएगा। तो अखबारें छपती थी। वो एक दिन, वो छपते तो पहले भी थे मगर पहले हमारा ये तरफ ध्यान नहीं गया था, वो हम अपने यहाँ काम में मस्त थे। एक दिन ऐसे ही अचानक, क्योंकि पहले जो भी छपते थे ना, पहले ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा था, ना कोई दिमाग में बात आई थी। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन एक ऐसा पोस्टर छपा, उसके अंदर जो पहुंचने वाले नेता थे, उससे किसी उग्रवादी की मौत पर जो नेता पहुंच रहे थे, उनमें एक तो था हरमिंदर सिंह संधू। ये वही संधू है जो भिंडरावाले का जनरल सेक्रेटरी, जो दशमेश रेजिमेंट का जो मुखी था, और वो AISSF का जनरल सेक्रेटरी था। एक उसकी फ़ोटो छपी थी। तो ये लोग बाहर ही घूम रहे थे, मतलब इनके ऊपर केस वेस नहीं हुए? नहीं, हरमिंदर संधू पकड़ा गया था। अच्छा। ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, ये भी पकड़ा गया था। वो लाभ सिंह भी पकड़ा गया था। अच्छा। अंदर से जो लास्ट में कई लोग पकड़े गए थे वैसे, जैसे कुलजिंदर ढिल्लों भी पकड़ा गया था। तो उनमें ये जो लास्ट आदमी पकड़ा गया था ना, अकाल तख्त के पास से, वो 22 आदमी थे। अच्छा। जिनमें हरमिंदर सिंह संधू भी शामिल था। ओके। इन सबको भेजा गया था जोधपुर जेल। तो 5 साल बाद इनको सबको जोधपुर जेल से रिहा कर दिया गया था, क्योंकि लाभ सिंह तो भाग गया था पहले ही जलंधर से आकर, उसको छुड़वा लिया था उग्रवादियों ने। 8 पुलिस वालों का मर्डर करके जलंधर कोर्ट से उसको छुड़वा दिया था। वो बाहर आकर वो बन गया था खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ जनरल। जो हरमिंदर संधू था वो 5 साल बाद छूटा था। अच्छा। वो छूटने के बाद पंजाब में जब आया था, तो वो भी उन भोग समारोह में जाना शुरू हो गया था। अभी हरमिंदर संधू समझ लो 1 आध हफ्ते पहले छूटा था, तो वो भी किसी सम्मेलन में जा रहा था। और हरमिंदर संधू के साथ फ़ोटो जो लगी हुई थी ना, वो थी बलदेव सिंह होठियाँ की। आपको बताया ना मैंने, जब मैं टाडा में था 8 नंबर बैरक में, तो जो बलदेव सिंह होठियाँ 6 महीने तक वो लगातार ही मेरा ब्रेन वॉश करता रहा। अच्छा। मगर हुआ नहीं था। कोशिश थी उसकी जारी, बहुत जोर लगाया, नहीं माना था। मगर इस बार उसकी फ़ोटो देखकर बलदेव सिंह होठियाँ की और संधू की, बस वो दिमाग में एक, समझ लो भगवान ने एक प्लान ही बना दिया। भैया अब इनको मारना है तो इनके अंदर जाना पड़ेगा, इन्हीं के हथियार लेंगे, इन्हीं को मारेंगे। ये दिमाग में मेरे प्लान बन गया। फिर मैंने वो दोस्तों से बात की, मैं कहा भाई ये रास्ता है, मैं जाऊंगा इनके बीच, क्योंकि ये तो मुझे बहुत सालों से कह रहे हैं हमारे बीच आओ, हमारे ग्रुप में आओ, मगर मैं गया नहीं हूँ कभी। मगर अब मुझे लगता है कि इनके अंदर जाकर इनके पूरे भेद निकालेंगे, इन्हीं के हथियार लेंगे, इन्हीं से मारेंगे। दोस्त तो सारे डर गए, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में ये सब कुछ देखा तो था नहीं। अब वो मेरे साथ चले तो हुए थे सारे, भी चलो जी करते हैं, मगर उनको पता, उनको भी नहीं था
पता मुझे भी नहीं था, मगर अब भगवान ने रास्ता बना दिया एक होठियाँ की फ़ोटो देखकर। तो उन्हीं दिनों ये बटाला के पास वो है बाबा बकाला के पास एक ग्राउंड है, वहाँ कोई उग्रवादी मारे गए थे 2-3, तो उनका ये एक समारोह मनाया जा रहा था। तो उसको दिमाग में मेरे आ चुकी थी। फिर मैंने खुद नहीं जाना था, एक लड़के को भेजा वहाँ चिट्ठी देकर कि जाओ ये आदमी स्टेज पर आएगा, क्योंकि वो फेडरेशन का बड़ा लीडर था। संधू, जैसे संधू बड़ा लीडर था, ऐसे होठियाँ भी बड़ा लीडर था। वो चिट्ठी पहुँच गई उसके पास, तो होठियाँ ने उसको कहा कि वो सुखविंदर को कहो वहाँ आ जाए। उसको एड्रेस दे दिया हरमिंदर सिंह संधू की कोठी का, वहाँ पहुँच जाओ। बस मैं पहुँच गया वहाँ पर, हरमिंदर सिंह संधू कोठी। हरमिंदर सिंह संधू जो था, हम एक दूसरे को भाई शक्ल तो पहले ही जानते थे, क्योंकि गुरु रामदास राम में उसका भी आना जाना था, क्योंकि फेडरेशन के लड़के वहाँ रहते थे, आता जाता था। वो मुझे भाई फेस तो जानते थे हम, बस ऐसे ही था कि नमस्ते, सत श्री अकाल जी बाबा, सत श्री अकाल। इससे ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी संधू से मेरी तब 84 के अंदर। मगर अब मुझे होठियाँ के पास जाना था, तो होठियाँ ने मुझे संधू से मिलवा दिया। संधू ने मुझे देखा, वो पहचान तो गया कि ये वही आदमी है। और उनको मेरे ऊपर कोई शक वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि होठियाँ तो पहले ही इतना जोर लगा चुका था मेरे ऊपर। होठियाँ ने फिर, अरे काका आए ना फिर आखिर इधर ही आए ना फिर। मैं तब कह रहा था, अब उनको मैंने क्या कहा, यार पुलिस बड़ा परेशान कर रही है। वो कहते हैं कि मुखबर बनो, क्योंकि होठियाँ जो था इतने महीने उसके बाद जब बातचीत होती थी, तो होठियाँ को मैंने बताया था कि भाई देख, तुम लोग कहते हो इधर चलो, इधर वो बाहर पुलिस वाले कहते हैं इधर चलो, मैं उधर भी नहीं गया हूँ, इधर भी नहीं गया हूँ। तो वो कहता था उनको छोड़ो, हमारे साथ चलो। तो अब मैं कहा देख ले भैया, अब एंड हो गया है, तो अब मैं आ गया हूँ। कहा ठीक है जी, खालिस्तान जिंदाबाद। हमने भी कह दिया खालिस्तान जिंदाबाद, भी मूवमेंट खालिस्तान की चलाएंगे। बस फिर संधू के पास ही फिर मुझे उसने ठहरा दिया। फिर आपको क्या काम दिया उन्होंने? काम में फिर संधू के साथ, जैसे आज रात कोई सोए, अगले दिन सुबह उठे तो संधू ने पूछा, काके गाड़ी चलानी आती है? मैं कहा हाँ जी आती है, चलो चलाओ गाड़ी। मैंने उसकी गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी चलाई है। अच्छा, तो ड्राइवर बन गया आप? मैं उसका ड्राइवर बन गया। ठीक। भाई आज वहाँ किसी की मौत हो गई है, वहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ होगी, वहाँ जा रहे हैं। बस ऐसे उसके साथ पंजाब में घूमना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ भी ये भोग समारोह होते थे, संधू वहाँ जाता ही जाता था। बुलाया जाता था उसको स्पेशल, भी यहाँ आना है। और ये अपना खालिस्तान का प्रचार करते थे, भी सिख कौम गुलाम है, खालिस्तान बनाना है हमें। और संधू क्या कर रहा था कि संधू के पास एक डायरी रखी हुई थी। संधू जिस भी भोग समारोह में जाता था ना, जब वो भोग वगैरह पड़ जाता था, तो फिर वहाँ गांव का जैसे कोई सरपंच कह लो, या जो भी उनका मोहरी आदमी, जो जिसने ये समारोह वगैरह जो क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज़र, हाँ ऑर्गेनाइज़र, उसके घर में जाते थे। तो खाना वाना या बैठ के चाय वाली पीनी, तो वहाँ जो संधू था उन सबके नाम नोट करता रहता था। अच्छा। क्योंकि संधू के मन में थी बात कि हमें खालसा पंचायत बनानी है। ये क्या है? खालसा पंचायत थी एक तरह की पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी करनी। संधू के दिमाग में थी ये प्लानिंग, पहले ही सोच के आया था वो जेल से कि मुझे ये करना है। अब पढ़ा लिखा तो था ही। अब वहाँ उग्रवादी भी मिलते थे संधू को, जो क्योंकि डरते वरते नहीं थे ना लड़के, हथियार खुले होते थे। अब जहाँ हज़ारों की भीड़ है, वहाँ अगर 10 पुलिस वाले हैं भी, वो सिविल में भी है, तो किसी की हिम्मत होती नहीं थी। बड़े बड़े जो उग्रवादी थे कई बार वो भी आ जाते थे, स्टेज पर चढ़ के अपना प्रचार करते थे। अच्छा। कई बार वो खुद नहीं भी आते थे, उनकी चिट्ठियाँ आ जाती थी जो वहाँ पढ़ी जाती थी, जो श्रद्धांजलि देने के लिए कि आज फलाने जनरल की चिट्ठी आ गई, फलाने की चिट्ठी आ गई। तो ये सिलसिला चलता रहा ऐसे ही। जैसे कश्मीर में जब इस तरीके के जलसे होते थे, जो कोई आतंकवादी मर जाए तो वहाँ पे भाषण दिया जाता था, और एक तरीके से वो टूल बन गया था रिक्रूटमेंट का, कि जो नए आतंकवादी हैं वहाँ पे स्पीच दे के जो उनको और उकसा के कि ये देखो ये मार दिया, और लोग मतलब एक को मारो 5 और आ जाते थे। बिल्कुल। तो बिल्कुल, क्या वो पंजाब में भी वही हो रहा? बिल्कुल बिल्कुल सेम। अच्छा। यही था सब कुछ। पंजाब में भी ऐसे यहीं से रिक्रूटमेंट होती थी इनकी। जब हज़ारों की भीड़ इकट्ठी होती थी, नेता चढ़ के स्टेज पर भाषण देते थे गर्मा गर्म। अब इधर भी जवानी खून गर्म था, और एक बेरोजगारी भी मूवमेंट चल रही थी। हथियारों की कमी नहीं थी, पाकिस्तान से धड़ाधड़ हथियार आ रहे थे। तो ये जो सब लीडर थे, ये एक तरह का पुल बन गए थे
उनको हथियार देने, उनको आगे उग्रवादियों तक पहुंचाना, पनाह देनी, सारा कुछ वहाँ से ये सब चलता था। अब संधू के साथ मैं ऐसे ही घूमता रहा, उसकी वो बनती रही, जो लिस्ट बनती थी वो खालसा पंचायतों की। खालसा पंचायत का जो एजेंडा ये था कि हर गांव में 5-5 लोगों की पंचायत बनाएंगे, खालसा पंचायत। और जो गांव के जो झगड़े होंगे किसी भी गांव का, वो थाने नहीं जाएगा, पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, वो थाने, वो जो खालसा पंचायत बनेगी वो उस पंचायत में निपटारा होगा उस केस का। मतलब थाने का ख़त्म हो गया मामला, और जो मामले वहाँ से नहीं निपटेंगे उस खालसा पंचायत से, वो आएंगे अकाल तख्त पर। अच्छा, आप ये देख लो, जिस दिन संधू छूटा था ना, नाभे जेल से पहले वहाँ से जोधपुर से नाभा जब पटियाला आया था, वहाँ से देखो अमृतसर तक बहुत लंबा जुलूस था इसके स्वागत के लिए, क्योंकि भिंडरा वाले के साथ का था ये बिल्कुल। तो मतलब एक तरह से ये क्या कहते हैं, स्टार बन गया था। स्टार बन गया था, मतलब पूरा वो बड़ा नेता बन गया था। बस ये जो खालसा, एक दिन मैंने वो ये जो जब इसने सारी प्लान बताया कि खालसा पंचायतें ऐसी ऐसी होनी है सब कुछ, एक दिन मैंने उसको कहा भी मजाक में ही, जैसे कहा कि संधू साहब आप तो कह रहे हो 5-5 खालसे, आप जो जिसको गुरु खालसा कहते हैं या जिसको गुरबाणी खालसा कहती है, मुझे तो कोई नज़र नहीं आया ऐसा जिसको हम खालिस कह सकें। वो तो आम लोग ही हैं। खालिस मतलब प्योर, जिसके अंदर मतलब इंसानियत हो, है ना। यहाँ तो सब वो मार धाड़ वाले ही हैं, नफ़रत है, हिंदुओं से तो नफ़रत सबसे पहले नंबर के ऊपर है। वो संधू कह रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, मूवमेंट चल पड़ेगी। अभी जो जिन जिन लोगों ने कृपाने पहन रखी है ना, 5 ककार वाले, अब वो पहले उनको बनाएंगे, पंचायत उनकी बना देंगे। तो फिर बात हुई, मैं कहा भी आपने जो वहाँ फैसले नहीं होंगे पंचायतों में, आपने कहा कि वो अकाल तख्त पे आएंगे। तो अकाल तख्त के तो उस वक्त 3 जत्थेदार थे, मगर तीनों ही भगौड़े थे। अच्छा। एक भी नहीं था, हाँ जत्थेदार तो कोई था ही नहीं, घोषित कर रखे थे। एक तो जत्थेदार गुरबचन सिंह मानोचाल को घोषित कर रखा था, वो BTF का भिंडरा वाला टाइगर फोर्स का मुखी था, वो फरार। एक जो जसबीर सिंह रोडे को बना रखा था, भिंडरा वाले के भतीजे को, उसकी जगह पर एक्टिंग जत्थेदार बना रखा था गुरदेव सिंह कौंके, वो भी फरार। ऐसे एक और था, 3 जत्थेदार। मैं कहा संधू साहब वो जत्थेदार तो तीनों ही नहीं है वहाँ पर। फिर तो संधू बोला कोई बात नहीं, अपनी कोठी पर आ जा करेंगे फैसला। मैं कहा संधू साहब अरे कोठी पर ही फैसला करना है तो फिर अकाल तख्त को बीच में क्यों घसीटना, सीधा कोठी से अनाउंसमेंट कर देते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो उसको थोड़ी बात चुभी तो सही, मगर उसने कुछ कहा नहीं। चलो ये बात आई गई होगी, करते रहे। पूरा पंजाब उसके साथ मैं घूमा हूँ, और जगह जगह पर जो उसके जो उग्रवादी भी थे वो भी मिले, मगर किसी तो को। क्या आप अपने दिमाग में कुछ लिस्ट बना रहे थे कि ये लोग? नहीं, मैं अभी बस भगवान पे छोड़ रखी थी। अच्छा। कि अब मैं घुस गया हूँ इनके अंदर। मुझे पता था अगर जल्दबाजी करूँगा ना किसी काम में भी, क्योंकि अब तो पहली बात तो मुकेश के मर्डर के बाद संधू तक पहुँचने में ही समझ लो 1.5 साल लग गया था। तो एक भगवान की तरफ से भी मतलब इशारा था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बिल्कुल शांत होकर चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये एक दिन का काम तो है नहीं। तो क्या आपको ये नहीं लगा कि अगर मैं ये संधू के साथ और इस तरीके के लोगों के साथ घूमूंगा जो कि पुलिस के रडार पे हैं, तो अब मैं तो पुलिस मेरे ऊपर भी वो नज़र रखने लग जाएगी, मैं भी इनकी हिट लिस्ट में आ जाऊंगा? कभी कभार आ जाती थी बात, मगर उसको इग्नोर कर देता था। मुझे लगता था कोई बात नहीं, जो होना है वो होना ही है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। मगर ऐसा करते करते उसके साथ संधू के मतलब बहुत वाकफियत हो गई। जगह जगह लोग जो थे तो जानने पहचानने लग गए सारे बिल्कुल सब जानते पहचानते हुए थे। संधू की कोठी पर लोग आते थे। अब मान लो जैसे 4 दिन संधू कहीं भी नहीं गया, कोठी पे बैठा है, तो वहाँ पर वो कमांडो फोर्स के भी लोग, BTF के भी लोग, सारे ग्रुप वहाँ आते थे, वो मिलते थे, हेलो हाय सबसे होती थी। इस तरह करते करते मतलब 2-2.5 महीने संधू के साथ। एक दिन जब ये 26 जनवरी 1990 को उसने खालसा पंचायतें अनाउंस करनी थी, क्योंकि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, उन्होंने भी 26 जनवरी ही की डेट कर रखी थी संधू ने, भी इस डेट को मैं अपना खालसा पंचायतें अकाल तख्त से अनाउंस करूँगा, वहाँ मीडिया बुलाएंगे। 23 जनवरी को
मेरी वो सिक्स सेंस जो है ना, जो आपने अभी मुझे कहा कि आपको डर नहीं लगा, वो 23 जनवरी को मेरे दिमाग में वो बात आई है कि यार 26 तारीख को इसने खालसा पंचायतें अनाउंस करनी है, और जो काम करने का ढंग होता है पुलिस का, वो हम इतनी देर पुलिस के अंदर ही तो धक्के खा रहे थे सब जेलें में। पुलिस देखा तो था कि अगर किसी ने को कॉल दे दी किसी ने भी किसी तरह की, तो पुलिस सबको गिरफ्तार कर लेती है थानों के अंदर। जैसे किसी ने कह दिया जी पंजाब बंद या ये मांग ये धरना, तो पुलिस पहले पकड़ लेती है उनको। 23 को फिर मैंने उस संधू को कहा, मैं संधू भाजी ऐसा है कि मुझे जो लगता है और जो इनका काम करने का ढंग है गवर्नमेंट का, वो आपको ऐसे पैरेलल गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करने देगी, क्योंकि एक बार अनाउंस होगी तो फिर होगी। फिर तो लोगों के अंदर तो दहशत पहले बहुत ज़्यादा थी। अब जो अगर नाम नॉमिनेट हो जाते तो फिर तो लोग डर भी जाते और लोग उधर भी चल पड़ते, बड़ी गड़बड़ हो जाती। तो मुझे लगा कि गवर्नमेंट इसको करने नहीं देगी। मैं संधू भाजी मुझे लगता है कि आपको ये खालसा पंचायतें गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करने देगी और आपको गिरफ्तार करेगी। तो मैं कहा संधू साहब अगर आपको गिरफ्तार कर लिया आप तो हफ्ते 10 दिन में छूट जाओगे, अगर मैं आपके साथ पकड़ा गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। पता नहीं मुझे कब छोड़ें, पता नहीं मार दें, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ 23 तारीख को ही मैं जा रहा हूँ। मैं आपको अभी 26 जनवरी शाम तक का माहौल देखूँगा। अगर तो आपकी खालसा पंचायतें अनाउंस हो गई और आप घर पे हुए तो मैं यहीं आ जाऊँगा। अगर बाई चांस आपको गिरफ्तार कर लिया तो फिर जिस दिन आप जेल से छूटोगे मैं उस दिन आऊँगा। अब मैं जा रहा हूँ। संधू कहा ठीक है कोई बात नहीं। बस संधू से निकला हूँ मैं। बलदेव सिंह होठियाँ जो है अमृतसर से ही कोई 6-7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर दूर एक छेहटा गांव पड़ता है, क्योंकि उसका कमरा था उसका होठियाँ का, वो मुझे मालूम था। तो मैं फिर सीधा होठियाँ के पास चला गया। होठियाँ के पास चला गया, बस रात वहीं सोया हूँ मैं। अगले दिन सुबह 24 तारीख को ही 23 को मैं वहाँ पहुँचा हूँ संधू से छुट्टी लेकर। 24 की सुबह मुझे होठियाँ ने उठाया, सुबह सुबह ही 7-8 बजे होंगे। काके उठ। मैं क्या हुआ? कह रहा संधू को मार दिया, संधू का मर्डर हो गया। मैं ये कैसे हो गया? चलो जी जा पहुँचे संधू के वहाँ। अब देखा तो संधू की डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई। अच्छा इससे पहले क्या हुआ था? तो ये किसने मारा उसको? संधू को मारा था यही दलजीत सिंह बिट्टू और वो जो परमजीत सिंह पंजवाड़, जिसका कत्ल नहीं हुआ पाकिस्तान में अभी। हाँ पंजवाड़ गांव से है वो। हाँ ये लाभ सिंह का ही बुआ का या चाचे का लड़का था। पंजवाड़। हाँ जो लाभ सिंह था ना वही पंजवाड़ का, और ये भी दोनों एक ही सब कुलजिंदर ढिल्लों के गांव के हैं। ठीक। तो उन्होंने एक्चुअली वो खुंदक तो आपको बताया पिछली थी, जब DIG अटवाल का मर्डर हुआ तब मारना था इन्होंने, मरवाना था। ये पुरानी दुश्मनी थी। हाँ तब वो बच गया था, क्योंकि भिंडरा वाले ने 2 दिन तक तो संधू को रोक के रखा था। 2-3 दिन बाद उसको क्लीन चिट दे दी थी। नहीं DIG अटवाल में इसका कोई ये उसका इन्फॉर्मर नहीं है, तब उसको क्लीन चिट मिल गई थी। मगर इन्होंने जो प्रोपोगंडा कर रखा था ना लाभ सिंह ने, सब यही था। ये मेरठ और जोधपुर जेल में इनकी लड़ाई भी हुई है आपस में। अच्छा। संधू के साथ, जब ये क्योंकि संधू भी वही था तो लाभ सिंह भी वही था। वहाँ आपस में ये लड़े भिड़े भी हैं। उसके मन में खुंदक थी लाभ सिंह के, उसने यहाँ सब प्रोपोगंडा कर रखा था कि ये सरकार का आदमी है। अच्छा। ये पुलिस का इन्फॉर्मर है, ये IB का बंदा है, ऐसे प्रोपोगंडा कर रखा था कि इसको मारना ही मारना है। अब लाभ सिंह का इनकाउंटर हो गया। असल में इनकाउंटर नहीं हुआ, लाभ सिंह को तो जहर दे दी एक औरत ने। वो अच्छा। हाँ उन्हीं दिनों ना संधू ने मेरे से बात की। संधू असल में जो जिंदा सुक्खा थे ना, जो जनरल वैद्या थे हमारे फौज के, उनका मर्डर किया था उन्होंने पुणे के अंदर। पुणे में हाँ। जो लुधियाना की 5 करोड़ 70 लाख की बैंक डकैती हुई थी उसमें भी वो शामिल थे। ये सारा गैंग था। ललित माकन का मर्डर भी इन्होंने ही किया था। अच्छा। और दिल्ली में एक धर्मदास शास्त्री था, उसका मर्डर भी किया था। ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने जो सिख कत्लेआम हुआ दिल्ली में, जैसे जगदीश टैटरर का नाम था, भगत का नाम था, उनमें इनके नाम थे।
एक धर्मदास शास्त्री और ललित माकन, दोनों का मर्डर हुआ था। हाँ, एक और हुआ था, अर्जुन दास, वो भी ऐसे एमएलए वगैरह या कुछ था। ये तीनों बड़े लीडर थे, कांग्रेस के ही थे। ठीक। इनके मर्डर में जिंदा सुक्खा शामिल थे। ये सारे लोग इकट्ठे, सारा ग्रुप था। ये सारे केसीएफ के थे, खालिस्तान कमांडो फोर्स के। जो दलजीत सिंह बिट्टू है, इसने अपनी अलग से एआईएसएसएफ बना ली थी। अच्छा। और उसका ये प्रधान था अपना, ये अपना बना हुआ था। और कमांडो फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स का लाभ सिंह था। उसका वो लाभ सिंह था। अब इन दिनों इन्होंने क्या किया था कि पहले ये सब लोग इकट्ठे हो गए थे। अब ये एआईएसएसएफ, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स और बब्बर खालसा, ये सारे ग्रुप इकट्ठे हो गए थे। ठीक। इन्होंने एक डॉक्टर सोहन सिंह करके हुआ है, वो कोई बुजुर्ग था, उसके अंडर मतलब ये 4 जथेबंदियाँ इकट्ठी हो गई थी और ये इकट्ठे सारा काम करते थे। पहले तो बब्बर खालसा ने, जब वो ब्लू स्टार से पहले थे वहाँ पर, तब तो निरंकारियों के अलावा किसी को उन्होंने मारा नहीं था। मगर जब ये सब लोग इकट्ठे हुए तो तब तो उन्होंने फिर बम ब्लास्ट भी किए और कई कुछ किया, और उनके नाम से जिम्मेवारियाँ छपती रही सबकी कि हाँ हमने मारा है, और जहाँ भी कोई कांड करते थे उसकी ये जिम्मेवारी लेते थे। तो ये लाभ सिंह कब मरा और कैसे मरा? लाभ सिंह मरा था, लाभ सिंह एक्चुअली ये था अय्याश आदमी। अच्छा। ये जब हरमंदर साहब में जब ये गए हैं ये लोग अपने हथियार लेकर, उससे पहले ही ये बस स्टैंड चौकी पर ड्यूटी थी इसकी। तो बस स्टैंड चौकी पर ये पुलिस वाला था ना? ये पुलिस वाला था। तो ये थे अय्याश। तो कोई ना कोई लड़की इधर उधर से कोई मिल जाती थी इनको। तो बस स्टैंड के सामने एक होटल है, उसका नाम था जीत होटल। अच्छा। तो जीत होटल में पक्का एक कमरा ले रखा था। तो कोई लड़की कहीं ना कहीं से कोई रात को मिल गई, सुबह मिल गई, या कोई क्या कहते हैं उसको कॉल गर्ल मिल गई, या जो भी कोई इनके साथ जो फंस गई, उसको जो उस होटल में ले जाते थे। वो जो जब पुलिस ने लाभ सिंह को ढूंढना शुरू किया ना, तो लाभ सिंह ने भी बहुत कांड कर दिए थे ना। एक तो वो खुद भागा 8-9 पुलिस वालों को मारने के बाद। एक उसने जो अपना डीजीपी था जेएफ रोबेरियो, उसके ऊपर भी अटैक किया लाभ सिंह ने। अच्छा, रिबेरो पे भी किया था? बिल्कुल बिल्कुल। पीएपी के अंदर था। तो ये डीएसपी की वर्दी पहन के डीएसपी बनकर एलएमजी लेकर पूरी गार्ड के साथ गया था अंदर। इसने फायरिंग की थी जेएफ रोबेरियो के ऊपर। अच्छा। ओ हाँ, जो 5 करोड़ 70 लाख की बैंक डकैती थी, उसमें भी लाभ सिंह ही था मेन। अच्छा। जो क्योंकि पुलिस का तो पता था, सारी ट्रेनिंग थी इसको। हाँ, ट्रेनिंग थी। और भिंडरा वाले का भी एकदम खास था। तो जो पुलिस थी ना, पुलिस ने लाभ सिंह को बड़ा ढूंढा। लाभ सिंह का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। बस किसी पुलिस वाले का दिमाग काम कर गया, वो पुराने ठिकाने में पहुंच गया लाभ सिंह के। वो अमृतसर पुलिस चौकी के सामने जीत होटल। जीत होटल से रिकॉर्ड निकलता एक शाहपुर के पास गांव है खुड्डा। वो खुड्डा पिंड की एक औरत थी। अच्छा। वो लाभ सिंह के साथ वो वहाँ मिलती थी उसको होटल में आकर। अच्छा। पुलिस को उस औरत का पता चल गया। तो पुलिस ने सारा वो भेद, आपको पता पुलिस तो निकाल लेती सब कुछ। पुलिस को पता लग गया कि उस गांव में आता जाता है। तो पुलिस वालों ने क्या किया, पुलिस वाले एक दिन ये उग्रवादियों का भेष बनाकर, ऐसे ही मतलब उनके चरसा रूप रंग कपड़े पहन के, बंदूकें लेकर, गन्नों के ऊपर झंडी लगा के, केसीएफ की, खालिस्तान कमांडो फोर्स, ये रात को 8-10 जने थे वो पुलिस वाले। ये उस औरत के घर चले गए। अच्छा। भी खाना खिलाओ। अब पंजाब में तो ऐसे ही चलता था, उग्रवादी जिसके मर्जी घर घुस जाते थे, खाना तो वो खिलाते थे, खिलाना ही पड़ता था। अब जिसके घर 10 आदमी चले गए खाएंगे। तो वहाँ ये जब खाना वाना खिलाने लगी उसको, तो लाभ सिंह जो पुलिस अफसर था वहाँ, उसने किसी ने ऐसे ही मतलब कह दिया कि जनरल साहब नहीं आए। बस वो सवाल ही ऐसा था कि एकदम से उसके मुंह से जवाब निकला, अभी पता नहीं कल आना है या परसों आना है या कल आए थे, ऐसा कोई मतलब जवाब निकला, जिससे ये पता लग गया कि कन्फर्म हो गया। तो पुलिस आ गई फिर अपने भेष में। वो यार था पुलिस बोल। अच्छा, वहाँ 1 करोड़ रुपया रखा हुआ था लाभ सिंह के ऊपर? लाभ सिंह नहीं, उसके घर पे। अच्छा। जो 5 करोड़ 70 लाख रुपए लूटे थे ना, उसमें से 1 करोड़ रुपए लाभ सिंह ने उस औरत के ही घर रखे हुए थे। अच्छा। हाँ, जो खुड्डा पिंड वाली लड़की थी, औरत जो थी। तो बस जब पुलिस आ गई अपने रंग में, तो पुलिस ने कहा भी चलो। अब वो तो पुलिस के पैरों में पड़ गए। अब उग्रवादी आएंगे भाई, उनके पैरों में भी पड़ना पड़ता है आम आदमी को। पुलिस आएगी तो उनके भी पैर पकड़ने पड़ते हैं। आम आदमी क्या करेगा। बस पुलिस ने फिर उसको कहा, अगर तू उसको पकड़वा देगी तो फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो पुलिस वालों ने उसको फिर पाउडर दिया कि ये लो, जब आएगा जनरल
उसको ये खिला देना, और जब वो बेहोश हो जाएगा तो हमें खबर कर देना। उसने कह दिया ठीक है। आप पहुंच गया जी जनरल वहाँ पर, अकेला ही पहुँचा। तो उस औरत ने क्या किया, पहले तो खाने में इसको पाउडर सब्जी में मिला दिया। वो जो पाउडर उसका नो टेस्ट होता है, पता नहीं लगा। लाभ सिंह ने वो खा लिया। खाने के बाद वहाँ सोया ये, मगर उसके ऊपर असर ना हुआ, उसका असर नहीं हुआ। वहाँ झेल गया, वो शरीर तगड़ा था। अच्छा। वो झेल गया उसको। हाँ। वो औरत जो थी, अब उसको पुलिस भी नज़र आ रही थी हाँ। कि ये तो चला जाएगा सुबह उठ के। उसने क्या किया, जो बाकी पाउडर बचा था, जब रात को दूध दिया, उसने बाकी सारा पाउडर दूध में डाल दिया। अच्छा। बस वो जब दूध पिया लाभ सिंह डेड, मर गया वो, वहीं पर मर गया वो। ठीक। फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया। फिर पुलिस लाभ सिंह की डेड बॉडी उठा के लेके गई वहाँ से। फिर उसको टांडा के पास ले जाकर ऐसे डाल के पुलिस ने उसका एनकाउंटर शो किया कि हमने इसको पुलिस के मुकाबले में मार दिया। अच्छा। उसके मरने के पता लग गया फिर दूसरे लड़कों को भी कि ऐसे ऐसे वहाँ गया था, ऐसे ऐसे हुआ है। अब लड़कों ने क्या किया, थोड़े दिन के बाद अब जो वो पुलिस वाले उग्रवादी बन के गए थे ना, अब ये उग्रवादी पुलिस वाले बन के चले गए। अच्छा। उसी औरत के घर। अच्छा। हाँ, अब उन्होंने देखा पुलिस आई है, अब वो तो लगे रोने, अरे हमने तो ऐसे किया जी, वो पुलिस अफसर आए थे, हम आप हमें को लेके जा रहे हो, हमने तो लाभ सिंह को यहाँ दिया था, वो मर गया, पुलिस ले गई। वो सारा सच बता वो सच बोल दिया। वो दोनों तरफ से धोखा खा गया ना, उनसे भी खा गए, इनसे भी खा गए। तो फिर उस औरत को, हाँ, उस औरत को मार दिया। फिर उन्हीं ने, उन्हीं जो लड़के गए थे, उस औरत को तो पक्का हमें पता है मार दिया। परिवार को मारा नहीं मारा ये नहीं मुझे पता। वो 1 करोड़ का क्या हुआ ये भी नहीं पता। अच्छा, आप जो संतों पर आते हैं, फिर दोबारा वापस आते हैं। हाँ। क्योंकि ऐसी ऐसी कहानियां तो आपके पास इतनी सारी हैं। आप कहानियां अपने आप जुड़ जाती है ना बीच में। बिल्कुल, सब जुड़ा हुआ है हर। अरे ये बहुत ज्यादा याश लोग थे, थोड़े नहीं, कुछ होंगे चंद लोग। ये तो जबरदस्ती करते रहे लोगों के घरों में जा जाकर, बड़े बलात्कार किए इन लोगों ने। अच्छा। बहुत ज़्यादा, थोड़े भी नहीं। और पंजाब के अंदर बहुत नामी नामी खाड़कू जो मरे हैं ना, वो उन लोगों ने ही घरों में ऐसे ही जहर देकर, ये जो नशीला पाउडर देकर ऐसे मारे हैं। बड़े लोग हुए हैं, जैसे गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला कितना बड़ा लीडर था, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का मुखी। 50 लाख रुपए का इनाम उसके ऊपर। उन्होंने लुधियाना के पास ही, या लुधियाना में, वो 3 लड़कियां थी किसी आदमी की, वो तीनों लड़कियां कब्जे कर रखी थी। अच्छा। हाँ, और लड़कियों का जो बाप था उसको ट्रक लेके दिया हुआ था कि तू पंजाब से बाहर ही रहेगा। अच्छा। हाँ, और तीनों लड़कियों का, तीनों लड़कियां के साथ रहता था वो गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला। जिस दिन मरा है उस दिन उसी घर पे ही मरा है ये। तो पुलिस ने जब मारा, पुलिस को तो पता भी नहीं था कि हमने बुद्ध सिंह वाला को मार दिया है। वो तो बस गए हैं, तो वो खुद भाग पड़ा आगे से, जैसे कहते हैं चोर के पैर नहीं होते। तो उसमें ये मर गया लाभ सिंह, अपना बुद्ध सिंह वाला। एक वो कोई फिरोजपुर का हुआ है, निम्मा घेंट करके, उसका भी यही हाल था। उसको भी उन लोगों ने मारा जिनके घरों में ये रेप करते थे। अच्छा। और एक जसपाल सिंह पड्डा हुआ है कपूरथला एरिया में, वो भी गांव में कोई लड़की नहीं छोड़ी उसने जिसका रेप नहीं किया। अच्छा। बिल्कुल। तो गांव वाले मतलब प्रोटेस्ट नहीं करते डरते थे ना। आप कौन, देखो 10-10 आदमी आ रहे हैं, बंदूकों वाले क्या कर लेंगे। एक वो पटियाला का है, वो शमशेर सिंह छेरा, वो लड़की को नाबालिग उठा के ले रखा था। अरे इनको छोड़ो। जुगराज सिंह तूफान का नाम तो सुना है ना आपने, जुगराज सिंह उर्फ तूफान सिंह तूफान, कितना नामी आदमी था जिसको बड़ा अच्छा समझते हैं ये। उसने भी ज़बरदस्ती शादी की थी एक लड़के के साथ, और उसने शादी की थी, बाद में उसको भी मार दिया उन लोगों ने। फिर जो जसपाल सिंह पड्डा था, इसका भी यही हाल था, ये छोड़ता नहीं था किसी को भी। तो इस दिन भी ये गांव में किसी लड़की के घर में गया। एक घर में थोड़ी, सब में चले जाते थे, जहाँ जहाँ भी कोई गरीब है या कोई कमज़ोर है या कोई जो, अब बंदूक के सामने तो कमज़ोर ही पड़ जाते हैं सारे। तो किसी दिन जैसे इस घर में भी आ रहे हैं, उस घर में भी जा रहे हैं, उसमें भी जा रहे हैं। तो एक दिन जिस घर में जाते थे उसमें वो दूसरे घर में गए, उसने देख लिया, वो सीधा गया पुलिस के पास। तो फिर आ गई पुलिस, चारों तरफ घेर लिया। 3 आदमी, जसपाल सिंह पड्डा और 2-3 और, इनको मार दिया उन्होंने, इनकाउंटर कर दिया। सारे नहीं थे मगर ज़्यादातर ऐसे ही थे। ये बहुत मतलब इन्होंने बलात्कार किए, बड़ा कुछ किया। तो सुखदेव सिंह बब्बर का नाम तो सुना है। हाँ, उसके भी तो लड़कियां जबरदस्ती कर रखी हुई थी अपने व्हाइट हाउस में पटियाला में, नाबे वाली बीबियाँ। उसकी कहानी क्या है? नाबे वाली बीबियाँ मतलब वो जैसे वो उग्रवादियों की शोहरत के, भिंडरा वाले की शोहरत के गीत गाती थी वो।
अच्छा। वो भी लाभ सिंह सुखदेव सिंह बब्बर के साथ ही तो रहती थी व्हाइट हाउस में, तो पुलिस ने उसको भी पकड़ के मारा। ज़्यादातर जो एनकाउंटर हुए हैं ना पुलिस के, हम कहें कि असली मुकाबले भी हुए हैं मगर वो बहुत कम हुए हैं। अच्छा, ज़्यादातर ऐसे ट्रैप इन्फॉर्मेशन करके से, मारा है। हाँ ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन से पकड़ लिए, या बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही नशीला पाउडर में जिनके घर में, आखिर इंसान दुखी तो होता ही है ना जब उसको पुलिस सपोर्ट करती। पुलिस पता क्या होता था, एक घर में उग्रवादी गए, खाना खा लिया, वहाँ से चले गए, अब उनको तो खाना खिलाना ही था। अगर यहाँ तो वो खाना जब तो खाना खिलाते थे कोई ना कोई खबर दे देता था पुलिस को, पुलिस उनके घर आ जाती थी। यहाँ तो फिर जो अगर तो जिन्होंने खाना खिलाया है अगर तो वो उनके खिलाफ नहीं चलते तो फिर पुलिस इनको परेशान करती थी। इनमें से कई भाग जाते थे, और जो ज़्यादा उनसे परेशान होते थे वो पुलिस के साथ मिलकर इनसे नशीला पाउडर ले लेते थे। और भी ऐसी कई कहानियाँ हैं कि ऐसे उन्होंने पाउडर दिया और वो मर गए और पुलिस ने उठा के जाकर उनके। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो कहानियां हैं ये बताना बहुत ज़रूरी है। हम आएंगे संधू के ऊपर वापस, बट ये बताना ज़रूरी है क्योंकि आज के जो लोग हैं, जो आज की यंग जनरेशन है जिसको बहुत फैसिनेशन है कि भिंडरांवाले संत था और ये खालिस्तान के खड़कू थे और इतने पुलिस ने ऐसा ही मार दिए, ये तो बहुत बड़े शहीद थे, तो इनका जो करेक्टर है जो असली में था वो बताना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो ना, भिंडरांवाले के लेफ्ट और राइट तो यही थे ना, लाभ सिंह सोडी का हमने बता ही दिया क्या था। सोडी भी को भी औरत ने मारा और ये लाभ सिंह को भी औरत ने मारा। ये तो जंग जनरेशन को सोचना तो चाहिए कि उनकी मौत कैसे हुई है। अगर वो सचमुच पुलिस के मुकाबले में मारे गए होते तो फिर मान लो भी हाँ बहादुर थे, लड़ते हुए मर गए। लेकिन उस समय भी इस खालिस्तानी मूवमेंट को ख़त्म करने में आप जैसों का तो हाथ था ही, लेकिन ये जो आम जनता थी जो परेशान हो चुकी थी इनके आतंक से, जो आम लोग थे जिनके घरों में ये जाते थे, वहाँ पे बदसलूकी करते थे, उनकी बहन बेटियों के साथ गलत काम करते थे, उन लोगों के समर्थन की वजह से भी बहुत मदद मिली है। उन लोगों ने पुलिस को खबरें दी, ऐसे हुआ। अब अगर तो किसी को पता लगे कि हाँ जी उन्होंने मार दिया तो फिर उसको मारते जो उग्रवादी, तो पुलिस अपने ऊपर ले लेती थी भी हमने एनकाउंटर में इसको मार दिया। जैसे लाभ सिंह है, बिल्कुल सही उसका भी बात एनकाउंटर हुआ है ना। ऐसे भी मतलब वो पड्डा कोई भी लगा लो, लोगों ने जैसे वो घेंट जिसका नाम निम्मा घेंट उसको भी वो किसी ने गोली मारी थी, किसी परिवार वाले ने, मगर वो फिरोजपुर के एरिया में। तो ऐसे बहुत सारे हुए हैं ये। ठीक। मगर हमारे जो यंग जनरेशन है पता नहीं इनका दिमाग काम नहीं करता, पता नहीं उनको पता ही नहीं ना। आप जैसे जो बताने वाले हैं वो बहुत कम है पंजाब में, आज भी डरते हैं। बिल्कुल। अरे आम लोग छोड़िए, ये जो मीडिया भी उनको उग्रवादियों को उग्रवादी नहीं दिखती थी। खाड़कू कहते थे उनको। खाड़कू मतलब फाइटर थोड़ी थे, वो तो किलर थे, टेररिस्ट थे। आज भी खाड़कू ही कहते हैं। हाँ जी। चलो हम आ जाएं फिर वो संधू पे आते हैं वापस। हाँ। आप गए संधू के घर में। हाँ। उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हाँ अच्छा, उससे पहले जो था ना, मैं आपको बताया कि संधू जो था वो जो जिंदा सुखा जो थे ना उनको फांसी का हुक्म हो चुका था। अच्छा। पूना जेल के अंदर वो बंद थे। जनरल वैद्या का उन्होंने मर्डर किया था। जैसे एक तो कुलदीप सिंह बराड़ थे, वो जो मेन जो इंचार्ज थे फौज के हमारे, जनरल वैद्या थे। इनको इन्होंने पूना में घेर लिया और उसके ऊपर फायरिंग की, उसकी डेथ हो गई, उसमें होगी फांसी की सज़ा। तो उसके अंदर वो जो जिंदा और सुखा थे ना, उन्होंने ही संधू के साथ मिलकर कह लो या चिट्ठी डालकर ये प्लानिंग बनाई, भाई ऐसा करो लता मंगेशकर को अगवा करो। अच्छा। हाँ, लता मंगेशकर को अगवा करो और हमें चढ़ाओ। और भी उनका इरादा ये था कि लता मंगेशकर को अगवा करके गवर्नमेंट को कहेंगे कि जेलों के दरवाजे खोल देती गवर्नमेंट। अभी हमने देखा नहीं है 1999 में बिल्कुल कंधार में क्या हुआ, कितने डेंजरस लोगों को छोड़ा गया, और उन लोगों जिनको छोड़ा गया 3 को उन्होंने आगे हजारों मार दिए। बिल्कुल यही यही उनकी प्लानिंग थी जिंदा सुखा की, भाई हम छूट जाएं बाहर किसी से। कहते तो हैं जी उन्होंने जी वो हंस पड़े कोर्ट में कि जज को लड्डू बांटे, ये सब बहुत बकवास कहानियाँ हैं, झूठ कहानियाँ हैं। संधू ने मरने से कुछ दिन पहले मुझसे कमांडो फोर्स के और BTF के कुछ लड़कों को मिलवाया था, और ये प्लानिंग बनी थी कि कोयल को तुम पकड़ोगे, मेरी जिम्मेवारी, क्योंकि मैंने मुंबई में बैंक लूटी थी, बॉम्बे,
मुंबई तो बाद में बना ना, पहले बम्बई थी। मैंने बम्बई में बैंक लूटी थी, तो संधू को मैं ही सही लगा, क्या कहते हैं उसको, मतलब काम करने वाला, कि लता मंगेशकर को अगवा हाँ करना है। ये कर सकता है, जो बैंक लूट सकता है ये उसको अगवा भी कर सकता है। तो संधू ने ये बात कही थी, भाई पैसे वैसे की चिंता कुछ नहीं है, बम्बई में आपको ठिकाने वाने मिल जाएंगे, तो लता मंगेशकर को अगवा करना है। अब लता को अगवा करने की प्लानिंग तो बन गई, मगर वो मुझे सोच में डाल दिया उससे, यार क्या करूं, किसको बताऊं, कैसे बताऊं। वो फिर लगा कोई बात नहीं, मैंने ही तो जाना है, देखते हैं। आपको पता है हम तो भगवान पे ज़्यादा छोड़ देते हैं कि भगवान है ना, अपने आप रास्ता बनेगा। बस वो लड़के वड़के सब जो मिले हुए थे लता मंगेशकर को अगवा करने वाले, वह उस दिन जब से संधू का कत्ल हो गया, संधू के संस्कार के बाद वो लड़के भी आए हुए थे वहाँ, खालिस्तान कमांडो फोर्स वाले, BTF वाले। तो उस दिन अब संधू के घर तो रहना ही नहीं था मैं। संधू के संस्कार के बाद मैं खालिस्तान कमांडो फोर्स वालों के साथ इधर बटाला एरिया में पहली बार चला गया। उस दिन मैं पहली बार टेररिस्टों का ग्रुप देखा, इतना बड़ा। पहले तो हरमंदिर साहब में ही देखे थे, मगर वो जैसे बब्बर खालसा का झुंड होता था, भिंडरा वाले के जो लड़के थे वो भिंडरा वाले के साथ ही झुंड होता था। जो भिंडरा वाले के बाकी लड़के थे या फेडरेशन के थे, झुंड नहीं होता था, 2 इधर घूम रहे हैं, 2 उधर, 2 4 इधर घूम रहे हैं। भिंडरा वाले का झुंड, बब्बर खालसा का झुंड, ऐसा ही झुंड मैंने उसके बाद पहली बार देखा बटाला एरिया में। अच्छा। तो सोच में तो पड़ गया मैं, क्या करूं, इतने लोगों को कैसे मारूंगा। अच्छा मैं पता नहीं कैसे हूँ, वो ये नहीं सोच रहा हूँ कि ये मुझे मार देंगे, ये सोच रहा हूँ इतने लोगों को मारूंगा कैसे, कैसे होगा। फिर छोड़ दी भगवान पे, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लगे रहो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वह उसी दिन इनके साथ रहा हूँ, तो उनकी बातों से पता लगी प्लानिंग कि उन्होंने 2-4 दिन के बाद या 2 दिन बाद एक पुलिस चौकी पर हमला करना है, जहाँ CRP पर हमला करना है, कोई और भी वारदात करनी होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जब वारदात करेंगे तो मुझे भी साथ जाना पड़ेगा, किस तरह रोका जाए इनको। और भगवान जो है ना इतना मेहरबान है कि पूछे मत। आपके सामने बैठा हूँ ना मैं, 1990 से आज तक कितने साल हो गए ढूंढ रहे हैं, मार नहीं सके आज तक। वो क्यों नहीं मार सके, भगवान की कृपा से नहीं मार सके। बस जी उस दिन दिमाग में एक प्लान आया कि ये करता हूँ। उनका जो ग्रुप में जो हेड था, हेड तो 2-3 थे, उनमें जो एक हेड था वो मुझे संधू की कोठी में जो मिला था, कई बार मिल चुका था संधू के साथ ही। उसके मैंने दिमाग में एक बात डाली, मैंने कहा देख हमें तो बम्बई जाना है, कोयल पकड़नी है, कितना बड़ा काम है जिंदे सुखे को छुड़ाना। अगर हम लोग यहाँ वारदातें करने लग गए और यहाँ कोई मरा गया तो कोयल कौन पकड़ेगा। इसलिए हमें इन वारदातों में नहीं पड़ना है, करनी है। तो अब संधू मर गया, पता नहीं कब पैसे आने हैं कब नहीं आने हैं, तो अब हम ऐसा करते हैं, अब हम पैसे का जुगाड़ खुद करते हैं। क्योंकि वो पहले जो पकड़ने के पैसे थे किडनैपिंग के, वो तो संधू के पास वहां से आने थे, कनाडा से। संधू ने बोला था कनाडा से आने हैं पैसे। अच्छा वो मर गया, वो अब वो मर गया, अब पता नहीं, अब एक आने थे किसी और के पास आ जाते। मगर अब मुझे तो कोई बात बनानी थी ना, मैंने कहा भी ऐसा है हम किसी को किडनैप करते हैं। उसके दिमाग में बात घुस गई, मैं कहा मेरे पास एक बंदा है, ऐसे बोल दिया मैंने, एक बंदा है कपूरथला में ही है, सुनार है, 2 करोड़ रुपए तो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, इतने काफ़ी हैं, कुछ अपने लड़कों वड़कों को दे देंगे, बाकी मुंबई चलेंगे, बम्बई चलेंगे लता मंगेशकर के लिए। वो हो गया तैयार। बस अगले दिन फिर मैं वहाँ से, अब ग्रुप का तो पता लग गया, अगले दिन फिर मैं वहाँ से निकल आया कि मैं ना तुम्हें खबर देता हूँ वहाँ पता करके। अब इनके ना 2 ठिकाने होते थे, रात को रहते थे ये ऐसे गांव में, जिसको जंगल कह सकते हैं आप, खेतों में, हरिओम। दिन के अंदर ना ये सारे के सारे लोग वो अपने हथियार कहीं ना कहीं किसी घर में रख के या ज़मीन में दबाकर ये खुद शहरों में चले जाते थे। अच्छा। क्योंकि रात को पुलिस नहीं जाती थी गाँव में, पुलिस दिन में जाती थी, और ये दिन में शहरों में होते थे आम पब्लिक के अंदर। बस फिर 1-2 दिन बाद मैं देख लिया कैसे प्लान करने उनके साथ। फिर वो जो लड़का था उनका लेफ्टिनेंट जनरल, बाबा जी बोलते थे सब उसको, मैं कहा बाबा जी चलो फिर
करते हैं किडनैप। उसको फिर मैं कपूरथला अपने साथ ले आया, ऐसे दिखा दिया उसको एक सुनार कि ये है। आपको नहीं पता था उसके पास कितने पैसे हैं कितने नहीं? ना ना, कुछ नहीं पता। ऐसे दिखा दी उसको, हमने कोई लूटना थोड़ी था उसको। हाँ, वो तो मुझे तो बस टालना था उस टाइम को किसी तरह। क्योंकि वो अगर वो उनको छोड़ देते तो वो कई कत्ल करते वहाँ वो तो पे। कत्ल करते। हाँ, वो तो मैं आपको बता तो रहा हूँ, वो चौकी उड़ाने वाले थे, पुलिस चौकी। अच्छा, तो मैंने उनको कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे इधर आओ, पहले ये काम करते हैं किडनैपिंग का। ठीक तो है। किडनैपिंग के लिए फिर मैं इधर उनको ले आया, दिखाया उनको भी ये है। जो एक दो हथियार थे उनके पास, पिस्टल विस्टल, वो भी साथ में आ गए, मैं भी आ गया, दोनों शहर में आ गए। बस सुनहरा घुमाया, इधर उधर घुमा के जाते वक्त मैं कहा पिस्टल यहीं छोड़ जाते हैं। पिस्टल छोड़ दिया कपूरथला में ही। वो समझ लो मेरी पहली सक्सेस, उग्रवादियों के ही हथियार जो इनके ही विरुद्ध हमने इस्तेमाल करने थे। अच्छा, थोड़े दिन अभी बीते होंगे, एक हमारे कपूरथला का ही नेता था जुगल महाजन, बीजेपी का लीडर था वो। उसने खालिस्तान के खिलाफ कुछ बोल दिया। तब तो ऐसा था कि जिसने बोला उसको मार दिया। तो जो इनका जो ग्रुप था खालिस्तान कमांडो फोर्स का, इनका जो चीफ था उनका ऑर्डर आ गया भाई जुगल महाजन को मारो। जुगल महाजन शहर में था, शहर का आदमी मैं था। अमृतसर में अंदर इन लड़कों ने जेल के एक असिस्टेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट को मार दिया था। अच्छा, कमांडो फोर्स वालों ने? कमांडो फोर्स वालों ने। उसको मारने के बाद जो जिम्मेवारी ली थी ना, उसमें गुरजंट सिंह राजस्थानी का नाम था और नाम थे, उसमें मेरा भी नाम डाल दिया था। मतलब कि इधर पुलिस जो थी वो मेरे पीछे भी लग चुकी थी, मेरे घर भी और गए आपका पुलिस। कोई लेना देना नहीं था? मेरा मतलब था ही नहीं, मैं तो इनको मारने के चक्कर में इतना मैं सोचता नहीं था। तो बस इधर जुगल महाजन का जो था उसको मारने के ऑर्डर आ गए जी हम कपूरथला में। उनका भी 2-3-4 लड़के जो थे वो साथ साथ, मैं आगे आगे और वो मेरे पीछे पीछे। मैं कहा दूर दूर रहिए थोड़ा थोड़ा मेरे से। अब कपूरथला में मैं आ गया हूँ। अब कपूरथला शहर की गली गली मुझे पता है, हर एक बंदा मुझे जानता है। मैं सोच रहा हूँ कि जुगल महाजन को खबर कैसे भेजूँ, खबर कैसे भेजूँ कि वो, क्योंकि मारना थोड़ी था, मैं तो बचाना था उसको। वो मुझे एक शहर का ही आदमी नज़र आ गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बाहर आपको बता रहा था ना कि एक लड़का जो मुझे कह रहा था अरे यार तेरे भाई इतने पैसे आए तूने संभाले ही नहीं। मैं कहा सालो, मुझे मेरी ईमानदारी का शाबाशी देने की बजाय तुम मुझे उल्टा कह रहे हो, तूने पैसे नहीं संभाले। अगर मैं पैसा संभालता तुम जिंदा भी ना होते। मैंने तो पैसा कमाना सोचा ही नहीं था, आज तक मैं पैसा से कोई खरीद ही नहीं पाया। वही लड़का मुझे मिला था, उसने जिम्मेवारी पड़ ली थी मेरी। वो मुझे देखते छूटते कहा, ओए काके, ओए तू उग्रवादी बन गया। और मैं कहा पापा मैं उग्रवादी नहीं बनया हैगा, वो गलतफहमी जो होया काम, तो उस गल नूं छड्ड। हुण इदां कर, तू उहदे जा जुगल महाजन दे घर, उन्होंने कहा भी ये एरिया छड़ दे, बाहर चला जा, कहीं भी चला जा, नहीं तो ये तो हम तुम्हें मारेंगे। वो पूछा आ गए थे फिर, वो कौन मार रहे हैं, किसने मारना है। और मैं कहा पागल तू समझ मेरी ही ड्यूटी है इसको मारने की, मगर मैंने इसको मारना नहीं है, बचाना है इसको। जा उसको बता दिया उसको। और उसका उल्टा असर हुआ। उल्टा असर क्या हुआ, वो जुगल महाजन ने तुरंत एसएसपी को फ़ोन कर दिया अपने घर से ही। लग गई फोर्स उसके घर के बाहर। मुझे भी यही चाहिए था कि फोर्स लग जाए भाई, किसी तरह यहाँ जी बाहर चला जाए शहर से। वहाँ फोर्स तो लगी और साथ के साथ मेरे मम्मी, मेरी डैडी, मेरे बहन भाई, मेरी वाइफ, मेरा ससुर का भाई, सबको पुलिस ने उठा लिया। अच्छा, और क्या, तो एक तरफ ये पुलिस मेरे घर पे पहुंच गई। अब 3 इकट्ठे हो गए और मैंने वो ग्रुप भी देख लिया इतना बड़ा। तो मैं सोच रहा था कि इनको पुलिस से लड़ें या इनसे लड़ें भाई। और देखिए अब मुझे सोच रहा हूँ मैं कि कुछ ना कुछ, अब ये सोचा कि अगर मान लो 4 हथियार हों भी हमारे पास। आज जुगल महाजन था वो तो गया बच उस दिन, और ये जो लड़कों के हथियार लेकर आए थे ये भी हथियार हमने फिर शहर में रख दिए वापस अपने लड़कों के पास ही। झोले में डालो, मैं कहा इधर दोबारा जो है हमने फिर वापस आना है, फिर वापस हथियार लेके आएंगे। अब मेरे ऊपर तो यकीन था सबको, क्योंकि मैं तो पुराना हूँ, 1984 का चला हुआ हूँ, ये अभी नए लड़के थे। बस वो मैं सोचने लगा अभी क्या करूँ, कैसे करूँ,
इतने लोग। तब तक समझ लो फरवरी का भी हाफ बीत चुका था, 90 का। हाँ फरवरी 90 का। तो एक दिन ऐसे ही सोच सोच के अब मन ज़्यादा जो तो वो हो गया ना, बहुत मतलब दिमाग में बातें चल रही हैं, चलती जा रही हैं। फिर मैं सीधा ही हरमंदिर साहब चला गया, जाके माथा टेका, आराम से बैठ गया, भगवान को प्रार्थना करी, भगवान दिखाओगे रास्ता, किसकी मदद लूँ। सोच में पड़ गया, ऐसे ख्यालों में सोच रहा हूँ। पंजाब पुलिस, डीजीपी, पंजाब पुलिस ने तो मुझे मारा बहुत था, वो तो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। मुझे तो अपना बाप पुलिस की वर्दी में अच्छा नहीं लगता था। पहले जब 84 में जब मैं भागा था ना, तो मेरे फादर को सस्पेंड भी कर दिया गया था। उनको ज़बरदस्ती, पहले उनको मुकदमे भी बनाए गए झूठे, मेरी मम्मी पर भी मेरे फादर पर भी झूठे केस लगा दिए गए। ऐसे ही ये करते हैं, ये उग्रवादी के साथ मिले हुए हैं, आपके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। हाँ, मैं जब भागा हुआ था भुट्टो वगैरह के साथ, तो इनके ऊपर मुकदमे हुए थे मम्मी डैडी के ऊपर। तो सोचा पंजाब पुलिस नहीं, अब फिर ख्याल में आया कि सीआरपी के पास जाऊं। तब उन्होंने सीआरपी का कोई था अफसर चमन लाल, उसका नाम बड़ा गूंज रहा था मीडिया के अंदर। तो लगा नहीं, फिर दिमाग में आया BS, फिर करते करते मिलिट्री, सारा सोच रहा था ऐसे बैठा करते अपने आप ही एक तस्वीर उभरनी शुरू हो गई मेरे मस्तक में। वो तस्वीर थी SS विर्क की। SS विर्क उस वक्त DIG थे CRPF के, मगर मुझे इतना पता था कि वो SSP हैं जलंधर के या अमृतसर के। अमृतसर SSP थे लास्ट टाइम, जो मुझे पता था उनके बारे में, क्योंकि जो मेरी पास्ट लाइफ थी ना, वो 84 वाली, तब मेरी उनसे भेंट हुई थी एक बार। अच्छा। वो जलंधर में SSP थे, तब मुलाकात हुई थी रिमांड के दौरान। तो मतलब उन्होंने अच्छा व्यवहार किया था। अच्छा, उससे जब मैं नाभा जेल से जब छूट के आया था, नहीं NS से जब छूट के आया था, तो अभी टाड़ा नहीं बनी थी, तो तब भी एक बार SSP जो थे ना, ये अमृतसर में थे। अच्छा। तो इन्होंने एक हमारे कपूरथला के SSP का ड्राइवर था, उसको जरिए एक संदेश भेजा था, मेरे घर आया था, भाई तुम्हें वो विर्क साहब ने बुलाया है अमृतसर। तो मुझे जो कपूरथला का SSP था, उसने ये कह रखा था, शहर छोड़ के कहीं नहीं जाना मुझे बताए बगैर, कोई काम ऐसा नहीं करना। जब वो मैसेज आया था ना, 86 की बात है, हाँ 86 में जब मैसेज आया था, तो मुझे कपूरथला SSP ने मना कर रखा था कहीं नहीं जाना। तब मैं कपूरथला SSP के पास गया था। अच्छा। कि सर ऐसे ऐसे उनका मैसेज आया है। तो उन्होंने थोड़ा सोच के कहा, नहीं तुम मत जाना, रहो, मैं अपने आप बात कर लूँगा। अब वो SSP था, वो भी समझ गया था कि वो उन्होंने बुलाया क्यों होगा। उनको पता था इसलिए बुलाया होगा कि इन्फॉर्मर बनाने के लिए। अरे जब ये हमारा नहीं बना, उसका कैसे बन जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, तुम रहो घर पे। तो इधर जो ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ, वो भी इंचार्ज वही थे, उन्होंने ही किया था, उन्होंने ही शुरू करवाया था। अच्छा। ऑपरेशन ब्लैक थंडर। नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनको इजाज़त नहीं थी। वो उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं भाई, मारो इनको, पकड़ो। तभी ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ था। तो उनकी तस्वीर उभरनी शुरू हो गई, भी ये ठीक है। अब मतलब कई सारे, जैसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर हो गया, मेरे साथ उनका व्यवहार हो गया, उनका मैसेज आया, कई कुछ, वो सारी कुल मिलाकर SS विर्क का दिमाग में फाइनल हो गया कि यही आदमी ठीक है। तो आप उनसे मिलने चले गए? बस उसको मैंने फ़ोन कर दिया, उन्होंने बताया। पहले उन्होंने चेक किया कि मैं वही हूँ सुखविंदर, कि जो रिमांड में मिला था और जिनको उन्होंने मैसेज भेजा था। तो उन्होंने एक ही सवाल पूछा, काका तेरे फादर क्या काम करते? मैं कहा जी वो पुलिस में थे। वो समझ गए, कह रहे हाँ आ जाओ, जलंधर हूँ मैं। पहुँच गए जलंधर उनके पास। वो तो मुझे ढूंढ रहे थे, क्योंकि मेरी वो मीडिया में जिम्मेवारी छप चुकी थी, वो जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल वाले मारे की। तो फिर विर्क साहब को मैंने अपना, क्योंकि उनको मिला था मैं 85 में दिल्ली से आने के बाद, अब हो गया था 90। विर्क साहब को मैंने जो 5 साल की स्टोरी थी ना पूरी अपनी A to Z, उनके तक पहुंचने तक, मुकेश का कांड और संधू और सब आगे सब कुछ बता दिया उनको। बड़े हैरान तो बड़े हुए वो, कि हैं ये कहाँ के कहाँ पहुंच गया। मैं कहा ये आपकी हेल्प के लिए मैं आया हूँ, मुझे हेल्प चाहिए आपकी। कि अब मैं खुद नहीं लड़ सकता ये सब? कह रहे हाँ बिल्कुल, मेरे अकेले बस का नहीं है ये। वो तो खुश हुए, अफसर थे, उनकी ड्यूटी थी ये काम करने की। अगर डोंट वरी, वी आर विद यू,
फिर उन्होंने मुझे पूछा भी तुम्हें क्या चाहिए, मतलब तुम्हारा लालच क्या है, या कुछ भी ऐसी बात कही उन्होंने। मैं कहा सर बस मुझे मेरी अंतरात्मा की संतुष्टि चाहिए कि मैंने जो एक ठाना हुआ है बात, जो मैंने एक तहैया कर रखा है, उसको मैंने पूरा करना है, मैंने जो उग्रवाद को ख़त्म करना है, कुछ भी हो। फिर उन्होंने कहा कि मैं एसएसपी को बुलाता हूँ, जलंधर के एसएसपी को। मैं कहा नहीं सर, एसएसपी को मत बुलाइए, मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, कहीं से भी कैसे भी करके दूं, बताऊंगा कौन कहाँ पर है, तो आपने वहाँ अपना रेड डालनी है, पकड़ना है, मारना है, जो करना आपने करना है। वो कह रहे नहीं नहीं मेरी जिम्मेवारी है, एसएसपी मेरा खास है, तुम समझ लो मैं ही हूँ। मैं कहा ठीक है सर बुला लो। फिर उन्होंने एसएसपी को बुलाया। एसएसपी थे सुरेश अरोड़ा, अच्छा, जो बाद में अभी डीजीपी बन के हाँ रिटायर हाँ हुए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सुरेश अरोड़ा जी भी वहाँ आ गए, तो उनको भी सारी विर्क साहब ने सारी बात बता दी। तो सबसे पहले जब पहुँचा था, फिर मैं लता मंगेशकर की बात बताई थी, तो मेरे सामने ही विर्क साहब ने मुंबई पुलिस को फ़ोन कर दिया था किसी अफसर को कि लता मंगेशकर को सिक्योरिटी दे दो। पहले अगर कोई एक आध आदमी होगा, दो, फिर उसकी सिक्योरिटी टाइट कर दी। मेरे दिमाग में थी कभी ऐसा ना हो कि कोयल पकड़ने के लिए सिर्फ मैं ही नहीं, कोई और भी ग्रुप घूम रहा हो। उन्होंने दूसरे ग्रुप को भी बोल रखा हो कि इधर नहीं हुआ। और अब संधू का तो मर्डर हो चुका था, हो सकता किसी और की ड्यूटी लग गई हो। मतलब अब हालात ऐसे बन चुके थे कि मुझे पुलिस के पास जाना ही था। भगवान जी सिस्टम ही ऐसा कर रहे थे ना। अगर थोड़े दिन ये मान लो मेरा वो नाम नहीं आता मीडिया में, या जो जुगल महाजन के कारण मेरा परिवार नहीं पकड़ा जाता, तो शायद अभी मैं ना गया होता। मगर करने वाला तो ईश्वर है, और रास्ते ही ऐसे बनने थे। बाद जी फिर अरोड़ा साहब मिले, उन्होंने पूछा हाँ भाई बताओ कहाँ से शुरुआत करनी है। मैंने कहा जी शुरुआत ऐसा कीजिए, आप मुझे पहले एक गाड़ी दे दो, बाकी फिर मैं खबर आपको बताऊंगा। उन्होंने बाद वहीं बैठे बैठे तुरंत ही, आप अफसर है, फ़ोन किया, गाड़ी आ गई। गाड़ी ओल्ड मॉडल मारुति होती थी ना, बिल्कुल जो छोटी सी होती थी नीचे वाली, वो आई। और वो बहुत बढ़िया उस टाइम तो शायद मारुति 800 भी नहीं थी ना। 800 से पहले वो आई थी, पहले थी। हाँ वो सबसे पहले वही आई थी। 800 बाद में आई है। वो एक वो आई थी, फिर वैन आई, फिर 800 आई। वो गाड़ी हमें मिल गई, बैठ गया जी गाड़ी में। मैं पहुंच गया वहाँ बटाला, वो बाबा जी के पास, लेफ्टिनेंट जनरल के पास। वो लेफ्टिनेंट जनरल था खालिस्तान कमांडो फोर्स का। बिल्कुल। अरे वो बहुत डेंजरस आदमी था। अच्छा, आज भी जिंदा है वो। उस पे ही आपको पता है फ़ोन आया था ना परसों, आपके सामने बात हुई थी, आपने कहा भी था अरे आज भी उग्रवादी ये मैं कहा अब उग्रवादी नहीं है वो, अब तो देशभक्त इंसान है वो। उसने तो वो कहानी भी सुनाओ। हाँ, उसी की कहानी शुरू होगी। हाँ बाबा जी बोलेंगे उसको फिर ना। तो हाँ बाबा जी को, मैं ड्राइविंग सीट से हट के अपनी इस तरफ बैठ गया, उसको ड्राइविंग सीट दे दी। वो बाबा जी जो थे ना, कई बार पाकिस्तान जा चुके थे, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए थे, बम बनाने की भी ट्रेनिंग, हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग, RDX वगैरह कई कुछ लाते थे। और पंजाब के अंदर जो कई ग्रुप थे ना, टाइगर फोर्स वाले, अपना आर्म्ड फोर्स वाले, और KCF वाले, BTF वाले, भिंडरावाला टाइगर फोर्स, वो इन सबको भी बम बनाने की ट्रेनिंग वो देता था। पाकिस्तान वाले जैसे यहाँ 500 आदमी हैं उग्रवादी, वो 500 को ट्रेनिंग थोड़ी देते हैं। वहाँ तो उन्होंने 10 आदमी को ट्रेनिंग दे दी, वो 10 आदमी यहाँ आकर ट्रेनिंग देंगे। मैंने भी ट्रेनिंग ली उससे बाबा जी से। अच्छा। मैंने भी बम बनाना सीखा। तो आपको आता है बनाना बम? अब तो मैं भूल भाल गया हूँ मगर फिर भी बनाना पड़े तो बना सकते हैं, मगर अब जरूरत है नहीं ना। तब बस वो जो था, वो बाबा जी को गाड़ी दे दी, बाबा जी ड्राइविंग सीट पर। बस फिर उन्होंने जो गाड़ी घुमाई, पूरे पंजाब के जहाँ जहाँ उग्रवादी बैठे थे, जहाँ जहाँ ट्रेनिंग देनी थी, जहाँ जहाँ जो भी था, पूरा पंजाब उन्होंने घुमा दिया मुझे। अच्छा। जब पूरा घूम लिया तो सारे ठिकाने, सारा लोग, पूरी हायरार्की, पूरा एवरीथिंग पता लग गई, कौन कहाँ पर है, कौन क्या धंधा कर रहा है, सब कुछ। अब वो मार्च का महीना था जो पूरा हमने उसके साथ घूमा। मार्च के एंड वाले टाइम में फिर दोबारा मिला हूँ अरोड़ा साहब से। तो ये सबसे टॉप में था ये बंदा भी, वहाँ पर ये टॉप में था। और मुझे पता था ना कि ये कड़ी है, ये कड़ी अगर हाथ में आ गई तो अपने आप ही सिर्फ सारे लिंक खुल जाएंगे। सही। जहाँ जहाँ मुझे ये कार में लेके गया है तो वहाँ फोर्सें भी जाएंगी फिर इसके साथ।
बस फिर उसको मैंने टारगेट सबसे पहले बनाया। किसको उड़ाना है? हाँ, बाबा जी को पहले उड़ाना है। और पता नहीं भगवान ने क्या मेरे दिमाग में सवाल डाला। मुझे याद है बटाला के पास गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे थे और उसका नंबर लगा चुका था मैं दिमाग में, कांटा मार दिया था। हाँ कि हाँ इसको मारना है, और मारना ही था। क्योंकि जब मैं वर्क साहब और अरोड़ा साहब को मिल के आया था तो मैंने उनसे एक बात पक्की की थी, भाई जिसको मैं पकड़वाऊँगा ना उसको छोड़ना नहीं है, मार देना है उसको। उन्होंने भी कहा था ठीक है मार देंगे, उग्रवादी है मार रहे हैं तो मार देंगे। और अब जब मुझे पता, अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे उसके मरने के, अच्छा देखो उसकी बातें ही ऐसी होनी शुरू हो गई थी। जैसे मैं भी बड़ा हैरान था कि यार देखो जब इंसान की मौत आती है तो बातें कैसी करता है। सच में उसकी बातों को मतलब जैसे भविष्यवाणी नहीं होती, जैसे मूसे वाला नहीं है वो मरने से पहले बोल रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, उसने सारा भी बोला ना, इस तरह ये भी बोल रहा था कि बस पता नहीं आज मरना है कल मरना है। पहले कभी नहीं ऐसे बातें हुई थी। जब फाइनल हो गया कि इसको मैंने मारना है तब उसकी बातें भी ऐसे हुई। तो आपका मतलब जैसे आप एक महीने उसके साथ उठना बैठना खाना पीना, मतलब दोस्ती यारी, तो थोड़ा अटैचमेंट भी तो हो ही जाता है। नहीं अटैचमेंट हुई थी, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो हर एक से प्यार करता हूँ, जानवरों से भी प्यार करता हूँ, बच्चों से भी करता हूँ, इंसानों से भी करता हूँ, मगर मच्छर को मारना भी तो पड़ता है ना ना, सांप को मारना भी तो पड़ता है ना। और मेरी तो मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ ना, वो अपना कर रहा है, मैं अपना मकसद लेके चला हूँ। अब मैं एक से अपना मकसद नहीं भूले थे ना वो तो मेरा काम था कि इनको कैसी तरह ख़त्म करना है। जो हमने कसम खाई थी वहाँ मुकेश के घर पे, वो थोड़ी बोल नहीं सकती थी। अगर मान लो अटैचमेंट होती भी थी ना, अगर सोच लो, अब ऐसी तैसी हुई नहीं, क्योंकि पक्का था टारगेट मेरा कि इनको एंड करना है इनका किसी तरह, ये मूवमेंट को बिल्कुल नेस्तनाबूद करना है। ये बच्चे कैसे रहे और आपके दोस्त कैसे हैं ये आज भी? मैं बताऊंगा कैसे बचे ये भी एक कहानी है। ये अकेला नहीं बचा, इसकी कारण फिर बड़ा कुछ हुआ, पूरा उग्रवाद ही खत्म हुआ सारा। लो जी, इस दिन फिर जब इसका टाइम बिल्कुल नज़दीक आ गया, 2-3 दिन बाद इसको मारना था, तो एक पेट्रोल पंप के ऊपर बस सवाल आया दिमाग में। तो मैंने इससे पूछा, मैं कहा बाबा जी अरे हिंदुओं को मारना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, बेगुनाह लोग ऐसे ही। तो उसने आगे से कहा, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। ये डायलॉग ये आगे भी लोगों ने बोला, उसका भी बताऊंगा बाद में। बस जब उसने कहा ना, फिर मेरे भी मन जो बिल्कुल शांत हो गया, भी ठीक है इसका मरना ठीक है। जब वो ऐसी सोच रखता है जिसको मारना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, ये हत्या नहीं, ये वध है, फिर मैं मान गया, इस पर तैयारी हो गई मेरी कि इसको मारना है। बस फिर उसको, मुझे तो पता था उसके ठिकाने, एक एक ठिकाना कहाँ आता जाता है, कहाँ जाता है। फिर इधर मैं उससे छुट्टी लेकर आया कि मुझे बच्चों के पास जाना है 2-4 दिन के लिए, मैं मिलूँगा आपको, ठीक है। इधर फिर मैं आकर अरोड़ा साहब को मिला। इनको मैंने बोला कि फोर्स भेजो, इस एरिया में भेजो, और वो लड़का जो है बाबा जी, वो इस रास्ते से उसने आना है, मैं जिसके कंधे पर हाथ रख दूंगा ना उसको वहाँ नहीं पकड़ना, थोड़ा आगे पीछे जाके पकड़ लेना, ध्यान रखें, याद रहे कि कौन आदमी है, ठीक है। और वो मुझे पता था अमृतसर में, वो कहाँ पर है, अमृतसर में था वो, उस रोड के मैंने पता था पक्का ना, ठिकाना ही मुझे मालूम था। वो मुझे मिला वहाँ पर, और इधर चारों तरफ CRP लगी हुई है, सिविल में फोर्स लगी हुई है, उसको नहीं पता चला कि फोर्स लगी हुई है। वो तो मुझे मिला, जब फिर डाली, बातचीत करते रहे इधर 2-4-5 मिनट, और मैंने कंधे पर हाथ नहीं रखा। मेरा मन बदल गया वहाँ कि नहीं नहीं अब नहीं, इसको बाद में देखूँगा। ऐसे ही सोचा नहीं था, सोचा तो था हाथ रखूँगा, मगर वहाँ जाकर मन बदल गया, नहीं हाथ रखा, वापस आ गए, वो मिल कर वापस आ गया। फिर सीधा मैं उधर ऑफिस में पहुँच गया। तो वो जो इंस्पेक्टर गया था, तो उसने कहा विर्क साहब को कि सर लड़का तो इसको मिला था पर इसने हाथ नहीं रखा। वो कह रहे क्या हुआ? मैं कहा सर इनसे पूछो ये लड़के को पहचान लेंगे दोबारा मिलेंगे तो? वो कह रहे हाँ जी पहचान लेंगे। मैं कहा बस अभी कल नहीं जाना वहाँ पर, परसों जाना, अब मैं नहीं जाऊँगा, आप ही जाना, इस रूट पर ही आएगा। उसको उन्होंने उठा लिया, बाबा जी उठ गए, उसको अब मरना है। मैं अपने घर बैठा हुआ हूँ, शाम को वाइफ ने खाना रखा मेरे आगे, अब मेरा खाना खाने को मन नहीं कर रहा, मन बड़ा बेचैन। अब लगाव वाली बात अब यहाँ आई है
कि यार उसके साथ इतने दिन रहे हैं, हंसे हैं, खेले हैं इकट्ठे, और उसकी जो हिस्ट्री थी वो भी मेरे जैसी थी, वो भी पुलिस का सताया हुआ था। अच्छा। वो कोई जन्मजात क्रिमिनल नहीं था या पंथ के चक्कर में नहीं था वो मगर उसको मजबूरन होना पड़ा, मजबूरी होगी उसकी भी। वो भी उसके घर भी उग्रवादी आते थे, गांव जो था, खाना खाते थे। वो ट्रक चलाता था, पंजाब कम आता था, बाहर रहता था ट्रक पर। जवान लड़का था, मेरे से छोटा है काफ़ी, 10-12 साल छोटा है। तो वो जब आते थे ना उग्रवादी, वो क्या करते थे, किसी के भी घर जाते थे, उसके घर का कोई एक आध मेंबर, जब जो निकलते थे ना उग्रवादी उसके घर से किसी के भी, तो उसके घर का एक आध मेंबर साथ ले जाते थे, ताकि जो पीछे वाले हैं पुलिस के पास ना चले जाएं, मतलब अपनी क्या कहते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो पहले के भी आते थे उग्रवादी, तो उसके छोटे भाई को लेके जाते थे। उस दिन ये कुदरती आया हुआ था वहाँ अपने, तो उस दिन जब इसके छोटे भाई को ले जाने लगे, अब छोटा भाई को उग्रवादी लेके जा रहे हैं, बड़े को दुख तो हो गई, तो इसने कह दिया कि नहीं मुझे ले जाओ, मैं चलता हूँ। तो ये गया था उनके साथ। जब गया है, बस वो खबर जो थी वो पुलिस तक पहुँच गई, पुलिस इसके पीछे। और गया मजबूरी में था, मजबूरी में तो गया था। अब पुलिस नहीं ना समझती इस बात को। अब जैसे मैं ही मंजीत के गया था, मैं तो ऐसे इंसानियत के नाते गया था, वो मेरे से प्यार से बैठ के बात करते। अगर मुझे पता होता कि वो गुरु रामदास राय में है, मैं तो थप्पड़ भी ना खाता, वो पहले दिन बता देता कि गुरु रामदास राय में है, जाओ पकड़ लो, क्योंकि वहाँ तो कोई पकड़ ही नहीं सकता था। इस तरह बस ये भी ऐसे भागा हुआ था। अब घर पे मैं खाने को भी मन नहीं कर रहा, सोच रहा हूँ ख्याल में कि अब यार आज उसको मार देंगे। अब जिसके साथ इतने दिनों से घूम रहा हूँ उसके घर पे वो आकर हंसी खेलते भी रहे, अब उसको थोड़ी पता है मेरे मन का कि मैं उसको मारने वाला हूँ, ये तो मुझे पता है ना। बस मन जो था ना वो बेचैन सा है कि नहीं ये ठीक नहीं है। और फिर सोचा भाई ऐसे कितनों को पकड़ लेंगे, कितनों को मार लेंगे। अब मान लो इनका ही ग्रुप है 20-25 का, हाँ इनको मारते मारते ज़िंदगी बीत सकती है। और ऐसे ग्रुप तो हर गांव के अंदर घूम रहे हैं, कहीं 10 हैं, कहीं 20 हैं, कहीं 50-50 भी हैं। मुझे लगा ये ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं है, कोई और रास्ता कैसे करूं। बस जी फिर रास्ता भगवान ने दिमाग में दे दिया कि ये रास्ता है, ये रास्ता बंद है, ये मारने वाला रास्ता ठीक नहीं है। मैं फिर दोबारा मैंने फ़ोन किया मिर्क साहब को, एसटीडियाँ होती थी, एसटीडी से फ़ोन किया कि सर मिलना है। और हमारे लिए तो खुला था हर वक्त दरवाज़ा। पहुंच गए वहाँ पर, मिला हूँ। मैंने कहा सर अब जो पहले वादा लिया था अब वो वादा बंद, वो नहीं है कि इसको मारना नहीं है। अब जिसको भी मैं पकड़वाऊँगा, कोई भी, किसी को भी मारना नहीं है, सुधारना है और उनको यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, उसके ज़रिए आगे की आगे उग्रवादी पकड़ने हैं। इसको एक को मार के क्या करेंगे? अगर इससे काम लेंगे तो कितने पूरे पंजाब को उग्रवादी को ये जानता है। तो इस तरह करना है। तो विर्क साहब ने कहा, कहने काका तू इससे एक्सपोज हो जाएगा, मार देंगे तुझे। और मैं कहा सर जब वो मुझे एक्सपोज होऊंगा, जब वो मुझे मारेंगे, वो बात की बात है, पता नहीं होना भी है या नहीं होना है, मगर ये तो अब मर रहा है ना, इसकी मौत भी मेरे से ना मतलब मुझे बेचैन दुख देगी बहुत ज़्यादा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मारा जाए इनको। ये भी बेचारे बागी हुए हैं, अब पुलिस की वजह से तो हुए हैं सारे, मैं भी पुलिस की वजह से यहाँ बैठा हूँ। ये भी पुलिस, अगर पुलिस इसको प्यार से बात करती, इसको पता है कि मजबूरी में गया है, तो ये भी घर से ना भागता अपने, तो इसलिए इनको नहीं मारा जाएगा। तो वो मान गए। फिर उसका क्या किया, पहले तो मतलब फिर अगले दिन शोर मचा पूरे पंजाब में इसके लिए, क्योंकि मेन आदमी था। सारे अकाली जो थे वो सड़कों पर भी, वो बाबा जी को रिहा करो या बाबा जी को कोर्ट में पेश करो, ऐसे शोर मचा। तो फिर इसको कोर्ट में पेश कर दिया गया, कोर्ट में पेश किया गया, रिमांड लिया गया। मान लो 4 दिन का रिमांड है। 4 दिन के बाद कोर्ट के अंदर ये बताया गया कि हम ऐसे ऐसे उसको हथियारों की बरामदगी करने के लिए ले जा रहे थे, वो भाग गया। अच्छा। मगर वो भागा थोड़ी था, वो पुलिस के पास था। बस उसके ऊपर आज भी वो मुकदमा रजिस्टर्ड होगा कि वो भाग गया।
एक तरफ वो पुलिस के कागजों में आज भी वो फरार है, हम्म। मगर दूसरी तरफ क्या किया उसके साथ, अब उसने मार तो खाई पुलिस की, काफ़ी मार खाई, मगर आखिर पुलिस के आगे तो टूटना ही है, टूटा वो, टूटना ही, कोई भी हो, मैं भी हूँ, आप भी हूँ, पुलिस के आगे तो टूटना ही पड़ता है। बड़े बड़े टूटते हैं, हम तो बिल्कुल मामूली लोग हैं। वो टूटा, टूटने के बाद फिर उसने बहुत काम किया। आपको शायद मैंने वो वीडियो भेजी है जिसके अंदर वो विर्क साहब ने कहा है कि हाँ उसने बहुत काम किया, इसने फिर बहुत काम किया। पता नहीं कितने उग्रवादी पकड़े गए, कितने मारे गए, और इनके साथ भी यही था कि जो जिंदा पकड़ा गया वो जिंदा ही रहेगा। तो ये कैट बन गए थे जो बोला जाता हाँ, है। ये कैट बन गए, और आप कैट मेकर हो गए। मैं कैट मेकर हो गया। मेरी तो ड्यूटी भगवान ने लगा रखी थी, मैं अपनी निभा रहा था। उसके बाद फिर ये अपने काम कर रहा था, इधर मुझे जो और इसने ठिकाने उन्होंने बताए हुए थे वो अलग अलग जगह हो रहे थे। इनमें एक आदमी उसका नाम था रंजीत सिंह काला बुट्टर, वो मर चुका है, उसके लिए उसका नाम बता रहा हूँ। वो भी KCF का ही था, वो भी एक तरह का लेफ्टिनेंट जनरल कह सकते हो या एक नंबर नीचे कह सकते हो वो। अच्छा, ये अभी कस्टडी में था। थोड़े दिन के बाद जब ये बाबा जी को पकड़ा था, तो हफ्ता भी नहीं बीता होगा, 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ 3 उग्रवादी थे। एक का नाम था हरजिंदर सिंह जिंदा, ये दूसरा वो पुणे वाला नहीं है जिंदा। एक का नाम था इकबाल सिंह, एक का नाम था कुलवंत सिंह काड़ा, एक था रंजीत सिंह बुट्टर। अब बुट्टर और जो कंता था, इन दोनों में कौन आया अब मुझे याद नहीं, मगर इतना भी पता है हरजिंदर सिंह जिंदा और इकबाल सिंह, और इन दोनों में से 3 जने इन्होंने जलंधर में आकर मुझे मतलब पहले मैसेज दिया कि हमें मिलना है। मैसेज के हमारे तरीके होते थे कि मान लो किसी भी जगह STDयाँ खुली हुई हैं, STD वाले को हमने कह दिया कि ये लो 500 रुपया, भाई ये नंबर आपका मैंने दे दिया किसी को, कोई मेरा फ़ोन आया, कोई मैसेज आया तो नोट करते रहना। मान लो STD तो अमृतसर में है तो उसको हमने दे दिए पैसे, या STD होशियारपुर में है, हम कहीं भी हैं, हमने 1-2 घंटे बाद ऐसे ही हाल चाल पूछने के लिए, उसको तो पैसे मिल रहे हैं फ़ोन सुनने के, करना तो है ही नहीं उसने कुछ भी। तो जिसने किसी को मैसेज देना है, मान लो मैंने देना है, अमृतसर का नंबर है मेरे पास STD का, या बटाले का है, तो मैंने फ़ोन कर देना है कि भाई मैं उसके मामा का लड़का बोल रहा हूँ कोड वर्ड में, तो वो आएगा, उसको ये मैसेज दे देना। इस तरह मैसेज चलते थे, पता लग जाता था किसने कहाँ मिलना है। तो मुझे जलंधर के STD का नंबर दे रखा था, तो इनका मैसेज आ गया मेरे पास कि मिलना है, आ जाओ। इनकी ये टाइम पर आ गए, मगर इनके आने से पहले ही मेरे भी शरीर में ना भगवान ने कुछ इंडिकेटर फिट कर रखे हैं सच में। मुझे पहले ही पता चल जाता है कुछ ना कुछ, चाहे सपना आ जाए, चाहे मेरा शरीर जो है हिलना लग जाए, कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाती है। इसलिए आप जिंदा हो आज तक, ये कृपा है भगवान की। बस मुझे ना पहले ही मतलब जब इनकी खबर आई तो मुझे तभी से सोच पड़ गई दिमाग में, ये क्यों आ रहे हैं। अब मुझे लगा इनको अकेले नहीं मिलना चाहिए, अकेले मिलूंगा तो कुछ भी हो सकता है। तो उनको शक कैसे हुआ? उनको शक, क्योंकि वो गाड़ी जो थी जिसमें ये बाबा जी मेरे साथ घूम रहे थे, मैं ही तो था मेन, अब मैं किसी की टच में नहीं था इधर उधर। अच्छा। और ये पकड़ा गया था बाबा जी, ठीक, उनको शक हो गया कि उनको मेरे ऊपर शक हो गया कि वही है इसके पीछे। तो वो मुझे मारने के लिए आए थे, 3 जने जलंधर में, वो मुझे मार डालते, मगर मुझे पहले ही खुड़क गई कि यार वो गड़बड़ है। तो फिर मैंने पहली बार अपने कपूरथले वाले जो लड़के थे ना, हरीश और जो लड़के थे, उनको बुलाया। वेपन तो इनके वेपन हमारे पास थे ही थे, फिर उनको गाड़ी भी मेरे पास थी। बस ये तीनों उस ढाबे में बैठे हुए हैं, तो ये लड़के, मैंने गाड़ी बिल्कुल ढाबे के आगे जाकर खड़ी की, मुझे पता था जहाँ मिलना है। तो ये लड़के जो हमारे साथ वाले लड़के ये खड़े हो गए बाहर, जैसे गार्ड खड़ी होती है, उन्होंने देख लिया तीनों ने कि यार इसके साथ भी 3-4 लड़के आ गए हैं, अब वो मार नहीं सकते ऐसे, क्योंकि उन्हें पता है ये लड़के आए हैं, हथियार हैं इनके पास, ये हमें मार सकते हैं। उन्होंने बात को मतलब घुमाया, कह रहा काके हमें चलना है, कुछ ज़रूरी काम है, और साथ में वो लता मंगेशकर वाली बात कर दी उन्होंने। तो फिर तो और कन्फर्म हो गया यार जिसको मैसेज आना था या जो बात होनी थी वो संधू तो चला गया, अब दूसरी खबर आनी थी बाबा जी के पास, बाबा जी पहले हमारे पास हैं,
ये कहाँ से आ गए हैं। अच्छा, वो भी दोनों नामी आदमी थे। जो हरजिंदर सिंह जो था, जब वो होठियाँ के साथ में टाडा में जेल में 6 महीने था, तो हरजिंदर सिंह मुझे वहाँ मिला था। और जो इकबाल सिंह था, वो जो दिल्ली में ट्रांजिस्टर बम ब्लास्ट हुए थे, वो उन ब्लास्टों में भी था, फौजी था, फौज से भाग के आ गया था वो। उसने भी बहुत सारे मर्डर कर रखे थे। एक वो पर डरते वरते नहीं थे ये लोग, पता नहीं कैसे, मतलब भगवान ने इनको बना रखा था, खौफ तो था ही नहीं। हाँ, जब पुलिस की पकड़ में आ जाता है कोई, फिर तो भाई बड़े बड़े को खौफ खाना पड़ता है। कोई गैंगस्टर हो, कोई उग्रवादी हो, कोई भी हो, वो उसको डरना ही पड़ता है वहाँ पर। और ये मुझे इनकी पता लग गया, इनकी भी, हाँ यही है। वो मुझे लेके जाना चाह रहे हैं अपने साथ। उन्होंने सोचा इसको ले चलते हैं फिर भी, चलो। टांडा के पास एक गांव है, एक ठिकाना था इनका ही। तब मैंने कहा भी देखो, आज नहीं मैं जा सकता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। आप ऐसा करो, कल परसों, हाँ मैं 2 दिन के अंदर आपको उस ठिकाने पर मिलता हूँ आकर। मुझे थोड़ा टाइम बाय करना था भी, किसी तरह एक ये मौका निकल जाए। बस ऐसे ही हुआ जी। वो चले गए तीनों, टाइम मुझे दे गए कि फ़लानी जगह पर हम मिलेंगे, जो हमारा ठिकाना था उनका। अब इधर वो गए हैं, तो लड़कों को भी मैंने चढ़ा दिया, बस सामने ही थी, जो देख लिया कि चले गए हैं, मैंने गाड़ी निकाली उधर एक एसटीडी पर, सीधे फ़ोन विर्क साहब को। मैं कहीं मिलना है, कह आ जाओ। मैं चला गया वहाँ पर। कह रहे हाँ जी। मैं कहा भी सर ऐसे ऐसे वो आए, शक हो गया उनको मेरे ऊपर। तो विर्क साहब कह रहे हैं काका अब तू उनके बीच में नहीं जाना। मैं कहा नहीं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा तो फिर मिशन ख़त्म, यहीं से ख़त्म। वो कह रहे नहीं, ये जो एक बाबा जी है ना हमारे पास, यही लाखों के बराबर आ गए हैं, यही सब कुछ कर देंगे, तू को चिंता करता है। मैं कहा नहीं सर, मैं ऐसे नहीं छुप सकता हूँ, मेरा अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। वो कह रहा फिर क्या चाहती हो तुम? मैं वही चाहता हूँ, चलो आप चाय मंगाओ, सोचता हूँ कुछ ना कुछ। फिर अपने बात तो भैया भगवान ही है, भगवान से पूछता हूँ। अच्छा, भगवान भी तुरंत ही बताते हैं, लेट नहीं होता कि कल बताऊंगा। ना जी ना, वहीं बैठे बैठे चाय का कप आते तक स्कीम आ गई दिमाग में कि ये बस ऐसे बच सकते हैं। स्कीम आ गई। फिर मैंने कहा विर्क साहब को, मैं कहा सर अरोड़ा साहब को भी बुला लो और एसपीडी को भी बुला लो, क्योंकि एसपीडी जो था राजकिशन बेदी था उसका नाम। अच्छा। मुझे पता था कि वो पहली बार बुलाया था उसको, मुझे पता था उसके बारे में कि ये आदमी मतलब गलत नहीं है, क्योंकि उसके एक तो बेटे को मार दिया था, नाबालिग बेटा था 17 साल का, उसको भी उग्रवादियों ने मारा था। उसके सगे भाई को भी पुलिस वालों उसके उग्रवादियों ने मारा था। अच्छा। हाँ, वो बड़ा मतलब उग्रवादियों के खिलाफ था। तो मैंने कहा, क्योंकि मेरी जो दिमाग में प्लान बन गया था उसमें सारा काम एसपीडी ने ही करना था। जो मेरी खोपड़ी में भगवान ने डाली उसमें उसकी ज़रूरत थी एसपीडी की। चलो जी, आ गए तीनों जने। करे हाँ बताओ क्या प्लान है। मैंने कहा सर आपके इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट में कौन है अफसर मेन जिसको उग्रवादी तुरंत मारना चाहते हैं, कि अभी कभी मारना है इसको, जल्दी से जल्दी। विर्क साहब ने थोड़ा सोचा, अरोड़ा साहब बोले, कह रही वो गुरबचन सिंह जो है, उसको भी गुरबचन सिंह को बुच्चड़ बोलते थे, डीएसपी डी था जलंधर में। अच्छा। तो उसने गुराया एरिया में इधर बहुत मतलब कांड कर रखे थे, लड़कों को मार रखा था उसने, जो आतंकवादी थे, आतंकवादियों को, जैसे बेअंत सिंह को बुच्चड़ बोलते हैं ये आजकल। हाँ हाँ हाँ, ऐसे उसको भी बुच्चड़ ही बोलते थे। ये बुच्चड़ तो हर केपीएस गर्ल को भी बुच्चड़ ही बोलते हैं। हाँ, है ना। असल तो बुच्चड़ तो भिंडरा वाला था। मैं लिखता हूँ कभी, मैं कहता हूँ नहीं, केपीएस गर्ल बुच्चड़ नहीं था, बुच्चड़ तो भिंडरा वाला था। बुच्चड़ तो उग्रवादी थे, वो तो उनकी ड्यूटी निभा रहे थे अपनी। अब अगर कहो जी उन्होंने कुछ ज्यादती की, अरे तुम लोगों ने क्या कम किया, तुमने किसको छोड़ा? इतने पुलिस वाले मार दिए, इतने दुनिया को तुमने मार दिया, तुम दूसरा खुद बुच्चड़ हो, दूसरों को तुम बुच्चड़ कहते हो, क्योंकि वो उनके बराबर के मिल गए ना उनको। हाँ। लो जी, उस दिन रात को फिर गुराया के एरिया में जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे ही हुआ। पुलिस पार्टी गई रात के टाइम। नहीं, प्लान क्या बनाया था आपने? प्लान मैं बता रहा हूँ, यही प्लान था जो हो रहा है आगे। अच्छा। रात को पुलिस पार्टी गई है, 2 पार्टियाँ पुलिस की गई हैं। वो थोड़े थोड़े दूर खड़े होके हवाई फायर कर रहे हैं, हवा में गोली चला रहे हैं।
एक इधर से चल रही है, 2 उधर से चल रही हैं, 4 उधर चल पुलिस रही वाले हैं। आपस में ही? आपस में चला रहे हैं, हवा में ही चला रहे हैं। और ये कहाँ हो रहा था? ये गुराया के एरिया में, क्योंकि मेरा ठिकाना गुराया में था। ठीक। उग्रवादियों को भी पता था कि मैं गुराया एरिया में रहता था, पुराना ठिकाना था मेरा। और वो जो गुरबचन सिंह था ना, वो भी उधर ही मतलब ज़्यादा उसका वो जोर रहता था, क्योंकि उस एरिया के बड़े उग्रवादी थे, ठीक है ना। वो उधर मतलब उसका वो क्या कहते हैं, सर्च अभियान उसकी चलते रहते थे। ठीक। तो रात को जी फायरिंग पुलिस करती रही, 1 घंटा चलाई हुई, 2 घंटे भगवान जाने। अगले दिन विर्क साहब और अरोड़ा साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बैठ के। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल रहे हैं कि कल रात को सुखविंदर सिंह, खालिस्तान कमांडो फोर्स, उसने गुरबचन सिंह, एरिया कमांडर खालिस्तान कमांडो फोर्स, उसने रात को डीएसपी गुरबचन सिंह बराड़ पर जानलेवा हमला कर दिया। खूब गोली चली, एक पुलिस वाले को भी गोली लग गई, एक सुखविंदर सिंह का भी आदमी जख्मी हो गया। वहाँ से ये स्कूटर बरामद हुआ, ये AK-47 बरामद हुई, ये ग्रेनेड बरामद हुए, और ये लेटर पैड बरामद हुआ जिस पे गुरबचन सिंह बुच्चड़ को मारने की जिम्मेवारी लिखी हुई थी। मतलब कि पहले ही जिम्मेवारी लिख दी कि हमने मार दिया है, मरा तो था नहीं ना, उसने मरना था, मगर जिम्मेवारी मतलब जैसे पहले ही तैयारी करके गए हैं कि इसको मार के ये जिम्मेवारी फेंक दी है, इस तरह का। अब वो खबर जो थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अगले दिन मैंने जाना था वहाँ पर, तो अगले दिन के फ्रंट पेज पर सबसे बड़ी न्यूज़ यही थी कि सुखविंदर सिंह ने अटैक कर दिया उसके ऊपर। अच्छा। ये थी दिमाग में आई। बस जब मैं देख ली खबर, बस वो मुझे अंदर से इशारा हो गया कि ठीक है, ओके, डन है। और फिर मैं बेपरवाह जैसे मस्त हाथी चलते हैं, ऐसे ही अपनी मस्ती में हरिओम हरिओम करता बस चल पड़ा। मैं तो जा पहुंचा जी उनके ठिकाने पर। उन्होंने जब मुझे देखा, अरे वो गले जप्फी डाल के मिल रहे हैं। उनको वो हो गया कि भाई ये तो अपना ही आदमी है, इसने नहीं पकड़वाया होगा। ना वो इस बात को वो भूल ही गए। उन्होंने मेरे से बात ही नहीं की कि तुमने बाबा जी को पकड़वाया या कुछ ना। वो मतलब बड़े खुश, उनके मन में तो ये हो गया ना कि ये तो बहुत ही क्षत्रिय आदमी है। हाँ, खुद ही मारने चला गया उसको। बिल्कुल। और साथ में वो मतलब गुस्से हो रहे हैं, मीठा मीठा गुस्सा जैसे होता है, यार तू हमें क्यों नहीं बताया, हम जब गए थे तू बता देता कि ऐसे मारना है उसको, हम साथ होते, वो बचता तो नहीं। अब तुमने अपने आदमी को भी गोली लगवा ली, और हथियारों के चलो गई कड़ी, क्या कहते हैं, खादी कड़ी ऐसा कुछ लफजा पंजाबी का, छोड़ो उसको, मगर वो बच गया। मैंने कहा यार मेरे पास ना आदमी पूरे थे। फिर उन्होंने मुझे मतलब खुश होकर, फिर जब मैंने कह दिया होगा, मुझे पूरा ध्यान नहीं, मुझे वहाँ से एक 45 बोर का पिस्टल और 20,000 रुपये वो मुझे मिले, और मैं लेकर अपना वापस जलंधर आ गया। ये अप्रैल की बात है, 8-10 अप्रैल की। तो पंजाब में एक बड़ा नामी उग्रवादी हुआ है, उसका नाम था जुगराज सिंह उर्फ तूफान सिंह तूफान। छोटी उम्र का ही था, तो वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। जब वो मरा है तो उग्रवादियों ने ये कहा कि भाई इसका बदला लेना है। उसका बदला कैसे लेना है? कम से कम 100 हिंदू एक ही बार मरना चाहिए उसके बदले में, उसकी मौत के मतलब डर बैठ जाए, ये किसी को मारने से पहले डरें कि यार ये एक के बदले 100 मारते हैं। अब उसको मारने के लिए फिर मैसेज मेरे पास, आपको जिम्मेवारी दे दी क्योंकि अब आप हो गए बड़े लीडर। हाँ उनके, बिल्कुल, क्योंकि नाम जो फिर आ गया, मीडिया में छपने लग गया। हाँ। अब फिर जिम्मेवारी मुझे मिली, लुधियाना में 100 हिंदू मारने हैं। फिर क्या किया आपने? अब जहाँ बुलाया था उन्होंने, गुरदासपुर के पास कोई गांव था, वहाँ बुलाया था, मैं पहुँच गया। वहाँ मुझे मिला वो रणजीत सिंह काला बुट्टर, और जिन्होंने मारना था उसमें वो हरजिंदर सिंह जिंदा और इकबाल जो फौजी था, इन्होंने नहीं जाना था। वो उग्रवादी लुधियाना के ही थे। अच्छा। लड़के जो थे, लुधियाना में गोली चलनी थी, लुधियाना के ही लड़के साथ होने थे। वो लड़के लुधियाना वाले तैयार थे, उनको सिर्फ हथियार पहुँचाने थे और हमने साथ देना था उनका, मैं और काला बुट्टर दोनों ही। जब मैं पहुँचा हूँ वहाँ, उन्होंने सारे हथियार जो थे हमारी वो मारुति गाड़ी के अंदर
वो सब बोनट उठा के कुछ वैसे बंदूकें तारों से बांध दी, कुछ गाड़ी के नीचे ऊपर, जैसे जहाँ जहाँ भी फिटिंग कर सकते थे हथियार की, ग्रेनेड वगैरह, पिस्टल 47, मतलब जो जितना भी था असला पूरा गाड़ी फुल बटा फुल कर दी। अच्छा। और साथ में मैंने देखा वहाँ एक पुलिस वाला भी है, वर्दी पहनी हुई है उसने, हेड कांस्टेबल की। अच्छा। हाँ, एक बार तो मुझे लगा कि हैं ये क्या चक्कर है। फिर मुझे ध्यान आया कि पुलिस वाले तो आम ही हैं इनके अंदर, मतलब असल में पुलिस वाले डर के भी काम करते थे उनका, वो उसका भी आगे बताऊंगा आपको। पुलिस वाले अगर वो कहते थे नौकरी छोड़, नौकरी नहीं छोड़नी है तो हमारे साथ काम कर, करता रहे नौकरी। अगर तू नौकरी भी नहीं छोड़ता और हमारा काम भी नहीं करता तो फिर तेरा परिवार गया। अब आदमी डर के मारे में अब क्या करे, तो कई पुलिस वाले काम करते थे ऐसे। तो ऐसे मतलब ये तो आप जब उनके पास जाते थे तो एक्सपोज भी हो सकते थे। तो कोई पुलिस वाला जो उनके साथ काम कर रहा है, मैं किसी को मिलता नहीं था ना, क्योंकि सिर्फ आप एसएस विर्क से मिलते थे। मैं सिर्फ एसएस विर्क से और अरोड़ा साहब से, और बाद में जो राजकिशन बेदी से एक आध बार मिला हूँ, ज़्यादा नहीं मिला हूँ। और जब मैं जाता था तो मेरी शीशे, काले शीशे वाली गाड़ी होती थी वो, और सड़क पर मेरी गाड़ी नहीं खड़ी होती थी। मैं पहले फ़ोन करता था, मैं जब जाता था तो बड़ा गेट पहले ही खुला होता था, उनको पता लग जाता था इतने मिनट में पहुँचने वाला है। नहीं खुला है तो अंदर दरबान बिल्कुल तैयार खड़ा होता था कि मैंने हार्न मारना है, बस हार्न टीं हुआ, गेट खुल गया, गाड़ी अंदर, दरवाजा बंद, बाहर से किसी को नज़र नहीं आता था कौन गया अंदर। ठीक है, इसी वजह से वो परगट की मौत हुई। चलो वो बाद में बात करेंगे उसकी। चलो जी, कहानी बहुत लंबी है। हाँ, कहानियाँ हैं तो क्या करें, ज़िंदगी भगवान ने, अब कहानी के अंदर कहानियाँ इतनी है, कहाँ से कहाँ चली पड़ती है ना। अब देखो बात कहाँ होनी थी, अब पहुँच गए डीएसपी के ऊपर, अब आ गई ये लुधियाना वाली, है ना। चलो जी, वो हथियार हो गए। अब उस पुलिस वाले की ड्यूटी क्या थी? उसकी ड्यूटी ये थी कि उसने मेरे और काले बुट्टर को साथ लेकर लुधियाना छोड़ना था और आगे बैठना था गाड़ी के, ताकि कोई सर्च ना करे, ताकि कोई पुलिस वाला देख के कि पुलिस वाले ही हैं ये समझकर कोई रोके ना गाड़ी को। इसलिए उसको वर्दी पहना के उसने आगे बैठना था। तो वो बैठ गए जी गाड़ी में। अब मेरे दिमाग में आया, काले बुट्टर को उतार दिया मैंने गाड़ी से। मैं, काले एक साथ इकट्ठे जाना ठीक नहीं है, तू ऐसा कर, तू बस से चल। अब दो आदमी को कमांड करना मुश्किल है ना। अब एक के बारे में जो भगवान ने किया जी, अब ऐसे हुआ, मैंने उसको उतार दिया काले को। मैं, काले तू साथ नहीं जाएगा, तू बस से चल लुधियाना, मैं पहुंचता हूँ। कह रहा ठीक है जी। बस गाड़ी चल पड़ी लुधियाना से, गुरदासपुर से, वो गांव से। अब पहुंचनी है गाड़ी लुधियाना। रास्ते में बैठे हैं विर्क साहब, दिन का समय है। अब मुझे खबर विर्क साहब को पहुंचानी है, भाई लुधियाना में ये कांड होना है। जलंधर में वो बैठे हैं, गुरदासपुर से जलंधर आप जा रहे हो? बिल्कुल वही रास्ता है। सोच रहा हूँ मैं कैसे। मैंने आपको बताया ना कि फिर भगवान ही है, उसको जिसको मैं याद करता हूँ, फिर रास्ता बनाते हैं। बस चलता रहा, बेपरवाह था, बिल्कुल कोई परवाह नहीं थी। अब क्योंकि इतने इंसिडेंट हो चुके थे कि पता लग गया था कि भगवान हर वक्त साथ ही हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, चलता रहा तू। बस जी, गुरदासपुर से जैसे निकले, जैसे करतारपुर आया, 20 किलोमीटर रह गया वहाँ से, 20 से भी कम रह गया जलंधर। बस भगवान से पूछा, प्लान दे दिया भगवान ने, प्लान एकदम से आ गया दिमाग में। बाजी फिर मैंने वो पुलिस वाले से बातें करनी शुरू कर दी। फिर अब मैंने उसको कहा, मैं कहा ऐसा है कि आपको पता है अब लुधियाना जा रहे हैं, कितने लोगों को नहीं मरना है, कोई ज़रूरी थोड़ी कि उन्होंने ही मरना है, हम भी तो मारे जा सकते हैं। और मुझे कई दिन हो गए इसी भाग दौड़ में, और मेरे बीवी बच्चे यहाँ अकेले हैं, कई दिनों से मिला नहीं हूँ। ऐसा हो सकता है क्या कि मैं आपको जलंधर में कोई होटल दे दूँ 2 घंटे के लिए? मैं इतना टाइम लगाऊंगा, ज़्यादा नहीं। मेरे जहाँ होटल से 15 मिनट जाने के, 15-20 मिनट आने के, 1 आध घंटा बच्चों को मिल लूँगा, उनकी भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ ठीक ठाक है, क्योंकि फ़ोन तो होते ही नहीं थे। वो आगे से कह रहा है, अरे होटल की क्या ज़रूरत है, आप मुझे ना जलंधर पुलिस लाइन में उतार दो, मेरे वहाँ दोस्त हैं पुलिस वाले, मुझे उतार दो, फिर मुझे वहीं से ले लेना। मैं कहा चलो ठीक है। वो बात बन गई हमारी, पत्ता फेंका, वो चल गया। बस उसको मैंने पुलिस लाइन के अंदर उतारा।
उतार के वो गाड़ी सीधी बाहर निकला हूँ। बाहर निकल के फिर एक एसटीडी ढूंढ के कर दिया फ़ोन विर्क साहब को, करे आ जाओ। वो दिन का सारा टाइम असला था। लेके आप पहुंच गए और क्या, सीआरपीएफ? गाड़ी बिल्कुल, गाड़ी पूरी वो आप निकालना थोड़ी था, असला तो फिट था। तो लेके असला तो फिट था। हाँ। बोनट के अंदर भी असला था, बोनट के अंदर जहाँ जहाँ भी कोई पिस्तौल बांध सकते थे। तो पूरा सामान लेके चले और गए? क्या, जो लोहे की तार नहीं होती, हाँ। लोहे की तारों से बांधे हुए थे, पिस्तौल ग्रेनेड जो भी बांध सकते थे बोनट के अंदर, या जो खिड़की के अंदर जो जहाँ पर रख सकते थे वैसे रखा हुआ था, फिट कर दिया था। ऐसे नजर नहीं आता था कोई शक्ल देखे देखी गाड़ी की ना। पीछे जो डिग्गी में था सामान, वो भी डिग्गी में ऐसा सामान नजर नहीं आता था, वो नीचे रखा हुआ था सारा कुछ, ऐसे गाड़ी ने फिट कर दिया था। अब जी मैं पहुंच गया हूँ। जब पहुंचा हूँ तो जब मैंने गाड़ी खोली विर्क साहब के सामने, विर्क साहब तो हैरान हो गए, करे काका अरे पूरा शहर उड़ाने का इरादा है क्या? मैं कहा जी शहर नहीं, 100 हिंदू मारना टारगेट है। अब आप देख लो कैसे करनी है, मैंने आपको बता दिया। अब मैं जाऊँगा, सॉरी। बस थोड़ी देर फिर मैं वहाँ मतलब टाइम पास किया, वहीं बैठ गया। अब बच्चों के पास मैंने थोड़ी जाना था, वो तो एक बहाना था। बच्चे तो थे ही नहीं वहाँ पे? नहीं, बच्चे जलंधर में ही थे। जलंधर में ही थे? जलंधर में थे, मकान किराए का ले रखा था। मगर वो मैंने किसी को घर वर दिखाया नहीं था अपना कि कहाँ पर है। तो बच्चों की तरफ जाने का टाइम कहाँ था। फिर क्या प्लान बना? फिर गाड़ी वहाँ से 2 घंटे जब पूरे हो गए मेरे, फिर मैं सीधा पुलिस लाइन पहुँच गया। पुलिस लाइन पहुँचा और पुलिस वाले को साथ लिया, हेड कांस्टेबल को। पहुँच गया लुधियाना। उधर काला बुट्टर जो था वही बस बाई बस पहुँच गया, जहाँ मेरे से 10 मिनट पहले पहुँचा होगा या बाद में पहुँच गया वो भी। हम लोग एक कोठी के अंदर पहुँच गए। वो जो पुलिस वाला था वो कोठी तक ही आया हमारे साथ, बस थोड़ी देर रुक के फिर वो गुड बाय हो गई, वो चला गया। अब उस कोठी के अंदर 6 उग्रवादी अंदर पहले बैठे हुए हैं, हमारी ही भेंट हो रही है। और इधर काला बुट्टर और इधर मैं, सारे पहुंच गए हैं। पहुंचते पहुंचते जैसे शाम तो हो गई थी। अब अगले दिन का प्लान था कि अगले दिन रेकी करेंगे और फिर वहाँ से वारदात होगी। तो विर्क साहब ने अलर्ट तो कर दिया था यहाँ फोर्स को, और पता था कि मैं आज नहीं अलर्ट करना, कल करना अलर्ट, है ना। आज तो वारदात होने का मतलब ही नहीं है कोई, कल तक मैं रोकूंगा, किसी तरह रोकूंगा। अब अगले दिन जी उन्होंने अब रेकी के लिए जाने लगे 2 जने, काला बुट्टर और एक और, बाइक निकाली उन्होंने भी, रेकी करके आते हैं कहाँ कहाँ हिंदू ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, क्या क्या होता है। जब जाने लगे तो फिर वो आ गई दिमाग में। मैं रोक दिया उनको, मैं रुक जाओ, क्या हुआ, क्योंकि मैं तो मोना था, शेव करके रखता था मैं, ज़्यादातर कैप वैप पहनी होती थी। मैं कहा रुक जाओ, तुम दोनों सिख हो, कृपानें तुम्हारी पहनी हुई हैं, कोई भी पुलिस वाला रोक लेगा। ये चलो लुधियाने वाला ना किसी को पता हो, काले तेरा तो नाम है सब जगह, तो वो नहीं जाएगा। तो काला बुट्टर को रोक दिया वहीं पर। वो लुधियाने वाले लड़के के साथ बाइक के ऊपर बैठ के बस मैं घुमा, कहाँ घुमाना है, घुमाते घुमाते ऐसे एक सिनेमा पसंद आया उसको। मैंने तो बोलना ही नहीं था, उसने ही करना था। सिनेमा पसंद आ गया कि ये सिनेमा है, शाम को 9 से 12 का शो नहीं चलता था, लास्ट शो जो था ना शाम को 6:30-7 बजे तक ख़त्म हो जाते थे उस वक्त। माहौल ऐसा था, कर्फ्यू वर्फ्यू लगे रहते थे आमतौर पर, और वो एरिया भी ऐसा था जहाँ की प्रवासी लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं उस एरिया में। अच्छा। भाई ये सिनेमा ठीक है, इस सिनेमा के अंदर फायरिंग करेंगे। अब वापस पहुँच गए हम अपना कोठी में, रेकी करके फाइनल कर दिया सिनेमा। अब पहुँचे हैं, अब मैं सोच रहा हूँ अब विर्क साहब को खबर कैसे पहुँचाऊँ कि ये टारगेट है। सोचता रहा, बस आराम से बैठा रहा। फिर एकदम जैसे खाना वाना उन्होंने खाया, दोपहर जैसे हो गई। फिर लड़कों में कहा यार मेरा ना एक दोस्त है यहाँ बचपन का, और था भी, अब भी वहीं होगा वो, उसकी वो मैकेनिक की दुकान है लुधियाना में ही। मैं कहा यार मेरा एक बचपन का दोस्त है, बाइक की चाबी देना जरा, मिल के आऊँगा। उन्होंने, मुझे किसने रोकना था, मैं तो सीनियर था। चाबी दे दी। बस फिर मैं गलियाँ घुमा घुमा के उधर पहुँच गया। एसटीडी? बस फिर एसटीडी ढूंढ ली, कर दिया फ़ोन, ये सिनेमा है, ये टारगेट है। बस शाम को एक बार फिर जैसे वारदात होनी है 6:30 बजे, तो 5 बजे एक बार फिर
क्योंकि जाना है, बाइक है, लोकल जाना है, देख के आना सारा रास्ता जाने का और आने का, कि खतरा तो नहीं कोई है। मगर वो उस दिन फोर्स लग गई, सिनेमा के बाहर भी CRP लग गई। अब वो जब दोबारा रेकी करने के लिए शाम को मैं ही गया हूँ, फिर दोबारा शाम को भी देखो यार तो फोर्स लगी हुई है, ये क्या हो गया। चलो आई, टल गया। अब अगले दिन की बारी, फिर अगले दिन फिर ऐसे ही सेम। अब उन्होंने ऐसा कोई, जैसे जहाँ कोई फैक्ट्री है बड़ी, ये कितने बजे छुट्टी होती है, 5 बजे छुट्टी होती, 6 बजे छुट्टी टारगेट ढूंढ होती है। लिया। हाँ, नया टारगेट। अब वो वो ढूंढ भी लिया। बता दिया आपने? बिल्कुल सेम ऐसी स्टोरी अगले दिन। ठीक है। ऐसे 3 दिन तक चलता रहा। ठीक है। मैं निकलता रहा मिलने के लिए और अपना उनको खबर भेजता रहा। और फिर तो फोर्सें लगी हुई थी सब तरफ, मगर साथ फोर्सों को ये हिदायत थी किसी को रोकना नहीं है, चेक नहीं करना किसी को भी। चेक करोगे तो कोई ऐसे ही कोई पकड़ में आ गया, कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना सारी। पकड़ने तो इकट्ठे हैं सारे, या मारने हैं, जो भी करना है वो तो बात की बात है। बस ऐसे 3 दिन तक उनको घुमाया। अब वो भी देख लिया कि यार कोई बात बन नहीं रही, जिधर जाते हैं फोर्सें लगी हुई है। पूरा समझ लो लुधियाना के अंदर कोई गली, कोई नुक्कड़, कोई चप्पा नहीं छूटा जहाँ फोर्स नहीं लगी हुई थी। और ऐसे मतलब आभास दिया गया, या मैंने बोला, या ऐसे पता लगा यार कोई मंत्री आया लगते हैं, कोई चक्कर है ना, कोई ऐसी बात है। तो 3 दिन बाद ये हुआ कि चलो ऐसा करते हैं, इस काम को थोड़ा दिन पेंडिंग कर देते हैं। पेंडिंग करते फिर मतलब इसको हम करेंगे, अगले हफ्ते फिर आएंगे। हथियार हमने सारे वहीं छोड़ दिए, मैं और काला बुट्टर दोनों ही वापस आ रहे हैं दोनों, और उधर सारे हथियार छोड़ आए हैं। और हमारे आने के बाद उस दिन या अगले दिन, ये मुझे पक्का नहीं याद, वो जो लड़के वहाँ थे 6, वो रात को एक दिन निकले हैं, उन्होंने 3 हिंदुओं को मार दिया। अच्छा। एक जगह पर। आपको ये सब पता ही नहीं था कि हमें तो पता ही नहीं था। हाँ। हम तो चले गए। आप उनको बोल के आए थे वेट करने के हम उनको कहा था कि वेट रुको, हम फिर आएंगे, 1 हफ्ते के अंदर वापस आएंगे, क्योंकि अभी ये फोर्सें बहुत लगी हुई हैं, ये हट जाने दो। उन्होंने भी कहा था ठीक है। अब ये थोड़ी पता था कि वैसे वारदात कर देंगे। रुका नहीं गया फिर उनसे? नहीं, वो नहीं रुके, उन्होंने मार दिए। 3 हिंदुओं को मर्डर हो गया, 1-2 को फट्टड़ भी कर दिया होगा। बस जी वो हुआ है। और इधर सारा शोर मच गया। अब विर्क साहब मुझे कह रहे हैं कि काका पकड़वाओ उनको। मैं कहा नहीं सर, अभी मैं नहीं पकड़वा सकता हूँ, क्योंकि कोठी का मुझे ही तो पता है, या काले बुट्टर को पता है। तो अगर यहाँ एक पुलिस वाला है, किसको अगर पकड़वा दूंगा मैं, तो इसमें यहाँ मेरा नाम आएगा। अच्छा, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया। हुआ क्या था कि जब काला बुट्टर, जो हम लुधियाना से जब चले थे यहाँ वापस, तो मैंने उसको कहा था जलंधर तक मेरे साथ चल पड़ो, तो आगे से आप बस पकड़ लेना। तो वो मेरे साथ ही आया था। तो रास्ते में गुराया में मेरा ठिकाना था, तो फिर मैं गुराया में रुका, क्योंकि मैं जब लुधियाना से निकला हूँ तभी मेरे मन में आ गया था कि अब अगला नंबर काले बुट्टर का लगाना है। अच्छा। इसको पहुँचाना है पुलिस स्टेशन किसी तरह। तो फिर मैं गुराया में रुका। तो गुराया में जब मैं रहा था नॉर्दर्न कैरियर में, तो उसके जो आस पड़ोस के भी 2-4 लोग जो थे हेलो हाय, उनकी वजह से ही ट्रांसपोर्ट वाले को हो रखी थी मेरी। तो काले बुट्टर को मैंने ट्रांसपोर्ट में बिठाया। मैं कहा तो बैठ, मैं आता हूँ एक आदमी से मिलकर। फिर वहाँ से निकल के मैं एक जगह पर जाकर टेलीफोन किया यहाँ जलंधर में फोर्स को कि ऐसा करो, जलंधर में फलानी जगह पर आप नाका लगा दो। तो नाका लगाने के लिए वही पुलिस अफसर को उसकी ड्यूटी लगवाई, जिसको हमने पहला जो बाबा जी जो अमृतसर से जो दिया था, उसी की ड्यूटी लगवा दी। अच्छा। अब रास्ते में जब हम पहुँचे हैं वहाँ पर नाका लगा हुआ था, क्योंकि वो मैंने लगवाया था। जैसे हम गाड़ियाँ रूटीन में चेक हो रही थी, हमारी गाड़ी भी लग गई लाइन में। अब काले बुट्टर ने देखा कि वो पुलिस खड़ी है, चेकिंग हो रही है, तो काला बुट्टर तो घबरा गया। वो कह रहा है अरे रे, कह रहा मैं तो सैनड खाऊंगा। अच्छा। बिल्कुल, वो तो सैनड खाने को तैयार हो गया। अरे मैं कहा पागल, ये काम मत करियो, ये नहीं ठीक है।
फिक्र मत कर, हमारे पास है क्या, खाली गाड़ी है। मैं राकेश शर्मा हूँ, तो इतना ध्यान रखियो कि मैं राकेश शर्मा हूँ और मैं ट्रांसपोर्ट में या काम करता हूँ, बाकी मैं निपटा लूँगा, तो इन साइना डालने के चक्कर में मत पड़िए इसमें। कह रहा ठीक है। और मकसद यही था कि वो काले बुटर की सिर्फ शक्ल दिखानी थी पुलिस वालों को। अच्छा। इसकी शक्ल देख लो आप, पकड़वाएंगे इसको बाद में, इसका नंबर बाद में लगाएंगे जहाँ भी जाता होगा। अब फेस देख लें एक बार, स्पेशल वो फेस देखने के लिए मैंने नाका लगवाया था। तो ऐसे वो नाके से निकल गए, उसका फेस दिखा दिया, निकल गए। फेस दिखाने के बाद फिर वो मेरे वो याद आ गया वही जो बाबा जी को सवाल पूछा था। अब सवाल फिर याद आ गया वही कि भाई हिंदुओं को मारना कैसा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। ये बात फिर मैंने काले बुटर से ही पूछी, भाई ऐसे ऐसे। वो भी बड़ा मतलब खड़कू था? नहीं, वो था, वो भी बच्चा ही था, छोटी उम्र का ही था वो भी। अच्छा, पर काफ़ी मर्डर किया? हाँ, मर्डर वर्डर तो कर रखे थे उसने कई। तो मैंने उससे भी यही सवाल किया, भाई हिंदुओं को मारना तुम्हें कैसा लगता है? वो कह रहा है सही पूछो ना तो अच्छा नहीं लगता। और वो एक पहला व्यक्ति था जिसने ये कहा अच्छा नहीं लगता। पहले वरना तो बोल दिया था कि सब जायज़ है, इसने कहा अच्छा नहीं लगता। अब काला बुटर जो था वो चला तो गया, इधर वृक्ष साहब ने कहा कि पकड़वाओ। अब यहाँ तो काला बुटर कोठी बता सकता था या मैं बता सकता था, वो पुलिस वाले का तो हमें पता ही नहीं था भी कहाँ है या कहाँ नहीं, उसका कोई ठिकाना ठिकाना तो पता ही नहीं था। वो गुरदासपुर का पता था, मगर वो लंबा प्रोसीजर था। अब काले बुटर ने कह दिया था कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं नहीं चाहता था कि काले बुटर को पकड़वाऊँ। वो जिसके मन में पहले ये सोच है कि नहीं इसको मारना ठीक नहीं है, तो मतलब उसको बदला जा सकता है? हाँ, उसको मतलब मेरा मन नहीं किया कि यार इसको पुलिस को पकड़वाऊँ, पुलिस इसको मारपीट करे। बस मेरे वो दिल में भावना ऐसी आ गई कि नहीं इसको नहीं पकड़वाना। उसको फिर वो चला गया। और विर्क साहब जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं, अरे यार पकड़वाओ, उन बंदों को पकड़वाओ। मैं कहा मुझे सोचने का मौका दो, मैं कल बताऊंगा सोच के आपको, एक आध दिन बाद। अगले दिन फिर मैं सोचता रहा कैसे करूं, फिर आ गई दिमाग में प्लानिंग भी कैसे पकड़ा जाएगा। फिर मैंने वो बुलाया फोर्स वालों को, मैं कहा भी चलो बुलाओ गाड़ी, ये काले शीशे वाली गाड़ी, दूसरी वाली मेरी वाली तो मेरे पास थी, तो गाड़ी लेकर फिर मैं एक जो अफसर था उसके साथ गया काले शीशे की गाड़ी में। तो बस कोठी दिखा दी उनको कि ये कोठी है, कोठी दिखा के और मैं वापस आ गया। तो फिर मैंने इनको बोला भी ऐसे है, अब पकड़ना कैसे है इनको। कोठी तुम्हें दिखा दी, कोठी पर वाच रख करो बस, मगर इनको ऐसे नहीं पकड़ देना। पहले जो आस पास के एरिए की जो कोठियाँ हैं ना, चारों तरफ की, चारों तरफ घेरा डालो, कोठियों की तलाशी शुरू करो सबकी, एक एक करके। हाँ, इस कोठी पर नहीं आना है, इस पर एंड में आना है। जब पूरा शोर मच जाए कि पुलिस आई हुई है, तलाशियां हो रही हैं, ये भागेंगे कहाँ जब चारों तरफ हम फोर्स ही लगा दी है। तो इस तरह उन्होंने फिर कई कोठियां घेरी, तलाशियां शुरू हुई। उनको भी पता लग गया होगा भी तलाशी हो रही है, फोर्सें घूम रही हैं, अब वो कहाँ जाएं भाग के, वो तो कोठी के अंदर थे। और उस कोठी का तो पुलिस को पहले ही पता था। बस फिर ऐसे करते करते एंड में पुलिस ने मतलब जो 5 मिनट का काम था उसको कम से कम नहीं तो 5-10 घंटे लगाए करते करते। जैसे सुबह से अगर शुरू हुई वहाँ सर्चिंग, तो शाम तक उस कोठी पर पहुँची पुलिस। तो फिर वो 6 के 6 लोग वहाँ से पकड़े गए, वेपन भी पकड़े गए। तो उनके ऊपर सब पर मुकदमे डाल के उनको फिर जेल भेज दिया। तो अभी तक आपका यही काम था कि आप जिस तरीके से, जैसे पहले उस लेफ्टिनेंट जनरल को पकड़वाया, बाबा जी को, उसके बाद फिर आपने इन लोगों को पकड़वाया, तो ये जो मेन कहानी है जो आपने इंडियन लायंस बनाया, एक अपना आउटफिट बनाया, क्योंकि ये तो पकड़वाने वाली बात है, तो ख़त्म आपको लग रहा था इस टाइम पे कि क्या कहाँ जा रही है ये जो हमारी लड़ाई है, कि ये ख़त्म कैसे होगी? उस टाइम पे आप क्या सोच रहे थे? वैसे मैंने ना मतलब जैसे काले बुटर को तो छोड़ दिया, कुछ और लोग जो संधू ने जिनको मिलवाया था ठिकाने 1-2, उनको भी मैंने इनको एड्रेस दे दिए कि यहाँ यहाँ ये लोग हैं, रेड मार के पकड़ लो। वो अपने आप इन्होंने एड्रेस दे दिए थे, वो रेड मार के पकड़ते रहे। ठीक। मगर अब हो क्या रहा था, अब उग्रवादी पकड़े तो जा रहे थे, एनकाउंटर भी हो रहे थे, मगर जो पकड़े गए उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा था, जो सच में एनकाउंटर हो रहे थे। अच्छा। हाँ, मुकाबले हो रहे थे।
मगर उग्रवाद ख़त्म नहीं हो रहा था, दिन ब दिन बढ़ रहा था, भर्ती बड़ी हो रही थी। जहाँ जो रिक्रूटमेंट जो जहाँ से भर्ती हो रही थी वो थे वो भोग के समागम। और उसमें क्या होता था कि और जैसे बागी हो रहे थे लोग, इनको देख देख कर ये भाषण देते थे भी एक भी हिंदू बचना नहीं चाहिए, खालिस्तान बनाना है, हिंदू हमारे कट्टर दुश्मन हैं, ऐसी बातें। और जो नौजवान लड़के थे वो एक तो अनपढ़ता थी, गरीबी भी थी, पढ़े लिखे लोग भी गए हैं, ऐसा कि नहीं गए हैं, पर जब ब्रेन वॉश हो गया तो हो गया, ये नेता लोग करते थे। अब मुझे लगा यार इन नेताओं को कुछ किया जाए, इनको रोका जाए। भाई अगर ये लोग ये भाषण ना दें तो उग्रवाद ऐसे ही बनाते रहेंगे और बिल्कुल ऐसे बनते रहेंगे, ये तो ख़त्म हो ही नहीं सकता कभी भी। हम अपनी मेहनत करके, फोर्सें अपनी मेहनत कर रही हैं और 4 पकड़े जा रहे हैं तो 10 पैदा हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ?